नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस अलार्म पर। ये जो है वो लैब असिस्टेंट के लिए क्लास है। पहले बता देता हूँ मैं, लैब असिस्टेंट के लिए क्लास है जिसमें 100 MCQs होंगे। ठीक है, और ये 100 MCQ पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। मतलब पूरा जो सिलेबस है अपना उस पर आधारित होंगे। मतलब आप ये कह सकते हो, ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये पेपर सेट है। पेपर सेट 1 है जिसमें 100 MCQs होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना गवाए हुए समय को। अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में सर्वाधिक घनत्व किस परत का होता है? आपको यहाँ पर 15 से 20 सेकंड का समय दिया जाएगा और उसी में आपको आंसर करना है। ठीक है, तो चलिए सर्वाधिक घनत्व की बात करते हैं। तो हमें पता है पृथ्वी में जैसे जैसे हम गहराई की तरफ जाते हैं तो घनत्व बढ़ता है। ठीक है, घनत्व बढ़ता है। जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं घनत्व बढ़ता है। तो हमें पता है पृथ्वी की सबसे गहरी जो आंतरिक परत है उसका नाम है कोर। तो कोर का सबसे ज़्यादा घनत्व होगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सर्वाधिक घनत्व जो है वो कोर का हमें देखने को मिलेगा। कितना देखने को मिलता है? 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हमें यहाँ का घनत्व देखने को मिलता है। नेक्स्ट चलिए, यहाँ पर देख लीजिए आप लोगों के सामने, यहाँ पर दे रखा है डिटेल थोड़ा सा। क्रस्ट की अगर मैं बात करूँ, जो सबसे बाहरी परत है जिसका घनत्व जो है वो सबसे कम हमें देखने को मिलता है, लगभग 2.7 से 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ऊपरी मेंटल जो है उसका घनत्व थोड़ा अधिक देखने को मिलता है, जो कि कितना है 3.3 से 4.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन ये कोर से कम होता है। निचले मेंटल की बात करें तो घनत्व और ज़्यादा बढ़ता है, लगभग 4.4 से 5.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। और कोर जो कि सबसे अंदरूनी परत है, मुख्यतः लोहा और निकल से बनी है, फेरस और निकल से बनी है, जिसका घनत्व सर्वाधिक है। यहाँ पर दे रखा है लगभग 9.9 से 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भूकंपीय तरंगों में से कौन सी तरंगे द्रव माध्यम में संचरित नहीं होती है? देखो दो तरह की वेव होती है, एक तो होती है बॉडी वेव, ठीक है, और एक होती है सरफेस वेव। बॉडी वेव एंड सरफेस वेव। बॉडी वेव को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, पी वेव एंड एस वेव। पी वेव जो होती है वो तीनों माध्यमों में चलती है, सॉलिड में भी चलती है, गैस में भी चलती है और द्रव में भी चलती है। लेकिन जो एस वेव होती है वो केवल सॉलिड में संचरण करती है, मतलब ठोस माध्यम में ही गति करती है। लिक्विड माध्यम में वो क्या हो जाती है? गायब हो जाती है। ठीक है, लिक्विड माध्यम में वो गायब हो जाती है। ठीक, तो यहाँ पर दे रखा है कि द्रव माध्यम में संचरित नहीं होती है। तो एस जो तरंग है वो द्रव माध्यम में संचरित नहीं होती है। यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भौतिक अपक्षय फिजिकल वेदरिंग की बात की जाती है। वेदरिंग जब हम पढ़ते हैं तो तीन टाइप की हम वेदरिंग पढ़ते हैं। पहली हम पढ़ते हैं भौतिक वेदरिंग, दूसरी हम पढ़ते हैं केमिकल वेदरिंग यानी कि रासायनिक वेदरिंग, और तीसरी जो हम पढ़ते हैं वो है जैविक अपक्षय या बायोलॉजिकल वेदरिंग। तो यहाँ पर दे रखा है भौतिक अपक्षय सर्वाधिक प्रभावी किस जलवायु में होता है? सबसे ज़्यादा प्रभावी किस जलवायु में होता है? उष्ण एवं आर्द्र में होता है। उष्ण एवं आर्द्र में जो है वो रासायनिक अपक्षय सर्वाधिक प्रभावी होता है, तो ये नहीं होगा। ठंडी एवं शुष्क, ठंडी एवं शुष्क में ये अधिक प्रभावी नहीं होगा। मरुस्थलीय जो जलवायु होती है वहां पर ये अत्यधिक प्रभावी होता है। क्यों? क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्रों में दिन का तापमान जो है वो ज़्यादा रहता है और रात का तापमान सैंड जो है वो, मतलब जो रेत होती है उसके मोटे कणों के कारण जो पार्थिव विकिरण है वो तेजी से हो जाती है, जिससे मरुस्थल जल्दी से ठंडा भी हो जाता है। तो जो दिन का तापमान और रात का जो तापमान है उसमें काफ़ी अंतर हमें देखने को मिलता है, जिसकी वजह से फिजिकल वेदरिंग जो है वो वहाँ पर ज़्यादा होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 है, नदी की युवावस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? देखो सबसे पहली बात तो नदी जो है वो तीन क्षेत्रों में चलती है। एक तो चलती है जहाँ से ओरिजिन होती है, पर्वतीय क्षेत्र। दूसरा पर्वत पदीय क्षेत्र, इसके आगे वो चलती है धीरे 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 वो कोस्टल एरियाज की तरफ बढ़ती है, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो आधार तल है वो बहुत ज़्यादा नीचे चला, आधार तल जो है वो बहुत ज़्यादा पास में होता है। मतलब
समुद्र तल से ऊंचाई जो है वो कोस्टल रीजन में सबसे कम होती है और पर्वतीय क्षेत्रों में ज़्यादा होती है। तो पर्वतीय क्षेत्रों में नदी की युवावस्था होती है, उसके बाद में वो प्रौढ़ावस्था में एंटर करती है, उसके बाद में वो वृद्धावस्था में एंटर करती है। तो यहाँ पर पूछी गई है युवावस्था की। युवावस्था में देखो, नदी की जो अवस्थाएं हैं वो मानव की अवस्थाओं से संबंध रखती है। जिस तरह से मानव की अवस्थाएं होती है जिसमें युवावस्था होती है, प्रौढ़ावस्था होती है, वृद्धावस्था होती है। युवावस्था में मानव में अत्यधिक शक्ति होती है, इसी तरह नदी की युवावस्था में भी नदी में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। नदी का जो प्रवाह होता है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है। इसकी वजह से जो उसका डीप वैली इरोजन जो है, मतलब हम कह सकते हैं कि जो घाटी होती है उसको गहरा करने का काम ये ज़्यादा करती है। तो उसकी वजह से वहाँ पर वी शेप वैली का निर्माण होता है। ठीक है, वी शेप वैली का निर्माण होता है। ठीक है, तो नदी की व्यवस्था की प्रमुख विशेषता ये है कि वो वी शेप वैली का निर्माण करती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा चौथे में। क्वेश्चन नंबर 5 है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? देखो, सबसे अधिक मात्रा की बात करें तो नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन जो है वो, ये दो गैसें ऐसी है जो पृथ्वी के लगभग 99%, कितने प्रतिशत, लगभग 99% वायुमंडल की गैसीय मात्रा को निर्धारित करती है। तो सबसे ज़्यादा जो है वो यहाँ पर नाइट्रोजन हमें देखने को मिलती है। ऑलमोस्ट 78% हमें नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में देखने को मिलती है। तो बी हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 6, एलन चर्चिल सैंपल। देखो, ये जो पेपर सेट है वो 100 क्वेश्चन का है और इसमें पूरे सिलेबस को ऑलमोस्ट जो एनसीईआरटी है, जिसमें 11th की एनसीईआरटी, 12th की एनसीईआरटी, इसके अलावा 11th एंड 12th की जो फिजिकल ज्योग्राफी है वो भी इसमें इंक्लूडेड है। आप लोग धीरे धीरे देखिएगा कि क्वेश्चन कैसे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एलन चर्चिल सैंपल के अनुसार मानव भूगोल किसका अध्ययन करता है? जो मानव भूगोल है, देखो एलन चर्चिल सैंपल ने क्या कहा था कि पृथ्वी भी अस्थिर है और मानव भी अस्थिर है। जब ये दोनों इंटरेक्ट करते हैं तो जो परिवर्तन होता है वो भी अस्थिर होता जाता है। ठीक है, मतलब मानव और पृथ्वी दोनों अस्थिर है और इनकी वजह से जो परिवर्तन हो रहा है वो भी हमेशा एक जैसा नहीं होता है। परिवर्तन भी परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि मानव और प्रकृति का जो बदलता संबंध है उसका अध्ययन किया जाता है एलन चर्चिल सैंपल के अकॉर्डिंग। मानव और प्रकृति के संबंध बदलते रहते हैं, उसकी वजह से प्रकृति में परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का मुख्य विचार क्या है? देखो, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, इसे हम नवनिश्चयवाद, सॉरी, नवनिश्चयवाद नहीं, हम इसे निश्चयवाद कह देते हैं। निश्चयवाद, नवनिश्चयवाद तो ग्रिफिथ टेलर की अवधारणा थी, इसे हम निश्चयवाद कह देते हैं या पर्यावरणीय निश्चयवाद हम कह देते हैं। ठीक है, इसका जो मुख्य विचार ये है कि प्रकृति जो है वो मानव जीवन को निर्धारित करती है, प्रकृति जो है वो मानव जीवन को प्रभावित करती है। ठीक है, प्रकृति को इसमें सर्वोच्च माना गया है, प्रकृति को एक एज अ डिक्टेटर के रूप में इसे देखा गया है। ठीक है, यानी कि प्रकृति जो है वो मानव को नियंत्रित करती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए, प्रकृति मानव को नियंत्रित करती है। एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का मुख्य विचार यही है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 8 है, पॉसिबिलिज्म। पॉसिबिलिज्म मतलब संभाव्यवाद, संभववाद हम इसे कह देते हैं, संभववाद। जो पर्यावरणीय निश्चयवाद है उसका जस्ट ऑपोजिट जो होता है वो पॉसिबिलिज्म कहलाता है। पर्यावरणीय निश्चयवाद में क्या कहा गया कि प्रकृति मानव को नियंत्रित करती है, लेकिन पॉसिबिलिज्म क्या कहता है कि मानव प्रकृति को नियंत्रित करता है। तो पॉसिबिलिज्म जो विचार है वो किसने प्रतिपादित किया? देखो, पॉसिबिलिज्म की जो विचारधारा है वो फ्रांस से आई है। कहाँ से आई है? फ्रांस से आई है। पॉसिबिलिज्म जो शब्द है वो लूसियन फेब्रे ने दिया। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना, पॉसिबिलिज्म शब्द किसने दिया? लूसियन फेब्रे ने दिया। ठीक है, और लूशियन फेब्रे का यहाँ पर नाम नहीं है, तो एक फ्रांसीसी विद्वान और है जो ही पॉसिबिलिज्म पर ही वर्क करते हैं अपना, जिसका नाम है पॉल विडाल डी लाब्लास। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी, कि पॉसिबिलिज्म सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? पॉल विडाल डी लाब्लास ने प्रतिपादित किया। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर हम देखते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट, देखो डेवलपमेंट क्या होता है? प्रायर एग्जिस्टिंग जो कंडीशन होती है, जो मतलब जो पहले से विद्यमान परिस्थितियां होती है उनमें सकारात्मक परिवर्तन ही डेवलपमेंट, सॉरी,
पूर्व में उपस्थित या पूर्व में जो परिस्थितियां होती है उनमें सकारात्मक परिवर्तन ही क्या कहलाता है, डेवलपमेंट कहलाता है। और ह्यूमन डेवलपमेंट का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि लोगों की जो चॉइसेस हैं उनमें विस्तार किया जाए, कि लोगों के पास जो चॉइसेस हैं कि आप ये कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, उनमें जितना ज़्यादा विस्तार होगा, वो जितनी ज़्यादा चॉइसेस होंगी उतना ही हम ह्यूमन डेवलपमेंट कह सकते हैं। ठीक है, एक तो ऐसा हो कि आपके पास केवल ये दो ही ऑप्शन, आप या तो ये कर सकते हैं या फिर ये कर सकते हैं, तो इसे हम ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं कह सकते। ये केवल हम ये कह सकते हैं कि उसके पास सीमित विकल्प है। लेकिन जब ह्यूमन के पास बहुत सारे विकल्प हो जाते हैं तो वो उनमें से अपनी मर्जी से किसी भी तरीके का अपने अकॉर्डिंग, अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग ऑप्शन चूज कर सकता है। तो वो एक तरह से कह सकता है कि वो अपना विकास जो है वो अच्छी तरीके से कर सकता है, उसके पास ऑप्शन लिमिटेड नहीं है। तो सिंपल सी बात है, लोगों के विकल्पों का विस्तार ही क्या कहलाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 10वां, विखंडित बस्तियां, डिस्पर्स्ड सेटलमेंट्स। जो सेटलमेंट होते हैं वो चार तरह के हमें देखने को मिलते हैं। एक तो होता है अ, बस्तियों के पैटर्न, ठीक है, और एक होता है प्रकार। प्रकार जो है वो चार प्रकार के हमें देखने को मिलते हैं। पैटर्न जो है वो आप लोगों ने बहुत सारे पढ़े हैं, जैसे रेखीय प्रतिरूप, इसके अलावा अरीय प्रतिरूप, इसके अलावा निहारिका प्रतिरूप आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, लेकिन प्रकार जो है वो चार प्रकार के यहाँ पर आपके इंडियन ज्योग्राफी में दे रखा है। जैसे डिस्पर्स्ड सेटलमेंट, न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट है, इसके अलावा पूर्वापल्ली जो है वो, जो मेन है वो चार प्रकार के दे रखे हैं। तो आपको ये पूछा गया है कि डिस्पर्स्ड सेटलमेंट मतलब एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, मतलब बिखरे हुई जो बस्तियां हैं वो प्राय कहाँ पाई जाती है, वो तो वो पाई जाती है आप लोगों की पर्वतीय क्षेत्रों में। पर्वतीय क्षेत्रों में जो है वो विखंडित बस्तियां पाई जाती है। उपजाऊ मैदानों में जो है वो गुच्छित बस्तियां पाई जाती है। शुष्क मरुस्थलों में जो है, शुष्क मरुस्थलों में डिस्पर्स्ड से अर्ध गुच्छित बस्तियां हम कह सकते हैं। ठीक है, तटीय मैदानों में गुच्छित बस्तियां पाई जाती है, रेखीय बस्तियां पाई जाती है। ठीक है, तो पर्वतीय क्षेत्र जो है वो डिस्पर्स्ड सेटलमेंट्स देखने को मिलते हैं, कि जहाँ पर हमें स्लोप थोड़ा सा कम देखने को मिलता है वहां पर काट करके पर्वतीय क्षेत्रों में बस्तियां स्थापित कर ली जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, ये दे रखा है विखंडित जो बस्तियां हैं वे, जहाँ घर और बस्तियां एक दूसरे से दूर दूर फैले होते हैं, घर और बस्तियां जो है वो एक दूसरे से दूर दूर फैली होती है। ये प्राय उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पर भूमि असमान हो, मतलब रग्ड टेरेन हो। हम कह सकते हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों में भूमि जो है वो असमान होती है। कृषि योग्य भूमि सीमित और बिखरी हुई हो। पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि योग्य जो मैदान होते हैं, मतलब प्लेन जो सरफेस होता है वो बहुत कम होता है और बिखरी हुई अवस्था में होता है। परिवहन और संचार सुविधाएं भी जहाँ पर कठिन होती है वहाँ पर हम कह सकते हैं कि डिस्पर्स्ड सेटलमेंट्स बनाए जाते हैं। इसलिए पर्वतीय क्षेत्र जैसे कि हिमालय हो गया, पश्चिम घाट हो गया, यहाँ के लोग अपनी खेती योग्य भूमि के पास छोटे छोटे समूहों में रहते हैं, जिससे बस्तियां क्या हो जाती है, विखंडित दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में पहली पूर्ण जनगणना कब कराई गई थी। जनगणना की जो शुरुआत है वो 1972 में हुई थी। ठीक है, किसके काल में हुई थी आप कमेंट करके बताइए। लेकिन पूर्ण जनगणना जो है वो इसके 9 साल बाद में 1981 में पहली बार पूर्ण जनगणना कराई गई थी। तो 19 नहीं, 1881 में, यहाँ पर ये 1872 लिखिएगा। 1872 में पहली बार जनगणना करवाई गई थी। किसके द्वारा करवाई गई थी, किसके शासनकाल, कौन था यहाँ का गवर्नर, वो आप कमेंट करके बताइए। लेकिन पूर्ण जो जनगणना है सबसे पहली बार वो 1881 में करवाई गई थी, और वो कौन से, किसके काल में हुई थी। यहाँ पर दो ऑप्शन देता हूँ मैं आपको, रिपन एंड मेयो। मेयो कौन से में था और रिपन कौन से में था, आप ये आंसर करके बताइए। भारत में पहली पूर्ण जनगणना कब कराई गई थी, 1881 में कराई गई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना था। देखो यहाँ पर 2001 का पूछा गया है, 2001 का। 2011 का भी आपको पता होना चाहिए, 2001 का भी आपको पता होना चाहिए। 2011 का तो बहुत बार पूछा गया, ठीक है, लेकिन 2001 का आपको पता होना चाहिए कि कितना है। 2001 की जो जनसंख्या घनत्व है वो 313 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर भारत की
जनसंख्या घनत्व था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना था? 313 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और 2011 के अकॉर्डिंग कितना है वो आप लोग बताइए। ठीक है, तो देखिए जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या होता है? प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाती है? वो उस क्षेत्र का जन घनत्व कहलाता है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 1,28,1,028,7 मिलियन, यानी कि हम कह सकते हैं 102.87 करोड़ थी, लगभग 102.87 करोड़ थी। उस समय भारत का जो जनघनत्व था वो 313 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था 2001 के अकॉर्डिंग। देखो 3 डेटा है जो आपको याद रखना। 2001 के अकॉर्डिंग 313 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 1991 के अकॉर्डिंग 267 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और 2011 की जनगणना के अनुसार 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व। ये तीनों डेटा जो है वो आप लोगों को ध्यान रखना होगा। 2001 के अकॉर्डिंग 313 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 1991 के अकॉर्डिंग 267 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और 2011 के अकॉर्डिंग 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ज़्यादातर जो चांसेस होते हैं वो ये पूछने का होता है, लेकिन जैसा कि जो आयोग है अपना, उसके जो चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा है कि भाई साहब आप लोग मूल किताबें पढ़िए, पेपर टफ बनाने वाला है, तो हो सकता है भी 2001 का पूछ लिया, हो सकता है कि 2001 और 2011 में जो जनघनत्व है 313 इसमें और 382 इसमें, दोनों का आप लोगों को अंतर पूछ लें। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि इनका अंतर कितना हुआ। ठीक है, मैं यहीं पर बता देता हूँ। 382 माइनस 313, 12 में से 3 गया 9, 7 में से 1 गया 6, 69 का अंतर है 2001 और 2011 की जनगणना के बीच में। चलिए 13वां क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या संकेंद्रण किस क्षेत्र में पाया जाता है? मतलब सबसे ज़्यादा लोग जो हैं, सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस क्षेत्र में मिलती है हमें? क्या हिमालय क्षेत्र में मिलती है? नहीं, वहाँ पर हमें डिस्पर्स्ड सेटलमेंट देखने को मिलते हैं, तो वहाँ पर जनसंख्या कम देखने को मिलेगी। थार के मरुस्थल में जनसंख्या कम देखने को मिलेगी, दक्कन पठार में जनसंख्या हमें कम देखने को मिलेगी। उत्तर का जो भारतीय मैदान है, उत्तर भारत का मैदान जो है, वहाँ पर हमें जनसंख्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में ग्रामीण शहरी प्रवासन का मुख्य कारण क्या है? भारत में ग्रामीण शहरी मतलब गांवों से शहरों की तरफ जो प्रवास होता है, उसका मुख्य कारण क्या है? क्या सामाजिक कारण है? नहीं, सामाजिक कारण नहीं। क्या धार्मिक कारण है? नहीं, धार्मिक कारण नहीं। क्या पॉलिटिकल फैक्टर है? नहीं। सबसे बड़ा कारण है आर्थिक कारण, क्योंकि शहरों में जो है वो रोजगार की व्यवस्थाएं ज़्यादा होती हैं, रोजगार ज़्यादा मिलता है, तो वहाँ पर जाकर रहने वाले लोग की जो आर्थिक स्थिति है वो बेहतर होती है। ठीक है, इसीलिए ग्रामीण से शहरों की तरफ प्रवास का जो मुख्य कारण है वो यही है, आर्थिक कारण। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में कृषि जनसंख्या के अध्ययन हेतु कौन सा घनत्व सर्वाधिक उपयोगी है? कृषि जनसंख्या के अध्ययन हेतु, कृषि जनसंख्या के अध्ययन हेतु जो सर्वाधिक उपयुक्त, सर्वाधिक उपयोगी घनत्व है वो है आप लोगों का कौन सा? फिजियोलॉजिकल या एग्रीकल्चरल डेंसिटी? वो है फिजियोलॉजिकल डेंसिटी। देखो पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारा जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। ठीक है, कृषि जनसंख्या के अध्ययन हेतु कौन सा घनत्व सर्वाधिक उपयोगी है? वो है फिजियोलॉजिकल डेंसिटी। एग्रीकल्चरल जो डेंसिटी होती है उसमें कृषि जनसंख्या प्लस कृषि योग्य भूमि, मतलब कृषि भूमि पर काम करने वाले लोगों का घनत्व देखा जाता है केवल। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि कृषि जनसंख्या के अध्ययन हेतु कौन सा घनत्व सर्वाधिक उपयोगी है, तो वो फिजियोलॉजिकल डेंसिटी है, कि मतलब जो टोटल जनसंख्या है वो कृषि योग्य भूमि पर किस तरीके से दबाव डालती है। ठीक है, किस तरीके से कृषि योग्य भूमि पर दबाव डालती है वो अध्ययन किया जाता है फिजियोलॉजिकल डेंसिटी में। तो भारत में कृषि जनसंख्या के अध्ययन हेतु कौन सा घनत्व सर्वाधिक उपयोगी है? फिजियोलॉजिकल डेंसिटी। ठीक है, सॉरी यहाँ पे गलती हुई। फिजियोलॉजिकल जो डेंसिटी है, एक मिनट रुकना, फिजियोलॉजिकल जो डेंसिटी है
वो कृषि भूमि पर लोगों का दबाव देखती है। मतलब हमारे पास भूमि कितनी है और उस भूमि पर प्रेशर कितना पड़ रहा है, मतलब खाने वाले लोग कितने हैं। ठीक है, ये तो देखा जाता है। ठीक है, फिजियोलॉजिकल डेंसिटी में। कृषि जनसंख्या मतलब कितने लोग कृषि कार्यों में संलग्न है, कितने लोग कृषि कार्यों में संलग्न है, यानी कि कृषि भूमि पर हमारे पास एक कृषि भूमि है, इस कृषि भूमि पर लोग कितने कार्य कर रहे हैं, ये कृषि जनसंख्या के अध्ययन हेतु उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कुछ डेंसिटी के टाइप्स हम यहाँ पर दे रखे हैं। तो सबसे पहला है अरिथमेटिक डेंसिटी, जो नॉर्मल डेंसिटी होती है कि कुल क्षेत्रफल पर कुल जनसंख्या का अनुपात हम देखते हैं, कुल जनसंख्या और कुल क्षेत्रफल, ये हम देखते हैं। ठीक है, ये सामान्य जनसंख्या घनत्व होता है। दूसरा है फिजियोलॉजिकल डेंसिटी की कुल जनसंख्या जो है वो कृषि योग्य भूमि पर कितना दबाव डालती है, कि हमारे पास कृषि योग्य भूमि इतनी है। ठीक है, और हमारी पॉपुलेशन जो है वो इतनी है, मतलब कृषि योग्य जो भूमि है उस पर प्रेशर कितना है, कितने लोग खाने वाले हैं, वो फिजियोलॉजिकल डेंसिटी में आएगा। तीसरा है एग्रीकल्चरल डेंसिटी, यहाँ पर कृषि जनसंख्या देखी जाती है कि कितने लोग जो है वो कृषि कार्य में संलग्न है, और कृषि योग्य भूमि, यहाँ पर टोटल जनसंख्या देखी जाती थी, यहाँ पर केवल कृषि जनसंख्या देखी जाती है। यहाँ पर टोटल जनसंख्या जो हम ये कह सकते हैं कि भारत की जो जनसंख्या है वो 147 करोड़ हम इस टाइम पर कह सकते हैं कि वो तो अगर देखी जाए तो फिजियोलॉजिकल डेंसिटी हो जाएगी। लेकिन कृषि जनसंख्या मतलब 147 करोड़ में से कितने लोग कृषि कार्यों में संलग्न है, और वो भी किस पर, कृषि योग्य भूमि पर। तो इसे हम कहते हैं एग्रीकल्चरल डेंसिटी। अर्बन डेंसिटी क्या है, शहरी क्षेत्रों की जनसंख्या को हम अर्बन डेंसिटी कह देते हैं। भारत में कृषि जनसंख्या के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त जो डेंसिटी है वो एग्रीकल्चरल डेंसिटी, क्योंकि यह सीधे बताता है कि कितने किसान यानी कि कितने लोग या कृषि पर निर्भर लोग प्रति इकाई कृषि योग्य भूमि पर कितने लोग कार्यरत हैं। एक प्रति इकाई क्षेत्रफल है, इस भूमि पर कितने लोग कार्य कर रहे हैं, वो हम ये कह सकते हैं कि कृषि एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर डेंसिटी में इंक्लूड किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का क्वेश्चन यहाँ पर आया है। कैडेस्ट्रल मानचित्र किस पैमाने पर बनाए जाते हैं। देखो दो तरीके के पैमाने होते हैं, एक तो लार्ज स्केल मैप होते हैं। ठीक है, और एक होता है स्मॉल स्केल मैप, स्मॉल स्केल मैप। ठीक है, लार्ज स्केल को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक तो होता है कैडेस्ट्रल और दूसरा होता है भू आकृतिक, या हम कह सकते हैं टोपोग्राफिक, हम कह सकते हैं, कोई हिंदी मुझे नहीं पता, टोपोग्राफिकल मैप हम उसे कह सकते हैं, टोपोग्राफिकल मैप। एक तो होता है कैडेस्ट्रल मैप और दूसरा होता है टोपोग्राफिकल मैप। स्मॉल स्केल मैप भी दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है वॉल मैप और एक होता है एटलस मैप। ठीक है, एटलस मैप। तो यहाँ पर दे रखा है कि कैडेस्ट्रल मानचित्र किस पैमाने पर बनाए जाते हैं। तो कैडेस्ट्रल मैप जो मानचित्र होते हैं वो लार्ज स्केल पर बनाए जाते हैं। किस स्केल पर बनाए जाते हैं, लार्ज स्केल पर बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। मानचित्र पैमाने 1:50,000 का क्या अर्थ है। यहाँ पर सिंपल सा पूछा गया है कि अगर मानचित्र पर पैमाना बना हुआ है 1:50, 1:50,000 जो बना हुआ है, इसका मतलब क्या है कि मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर जो है वो धरातल के 50,000 सेंटीमीटर को, मतलब लगभग आधा आधा किलोमीटर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है 1 सेंटीमीटर मानचित्र पर और 50,000 सेंटीमीटर भूमि पर ये बता रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्थलाकृतिक मानचित्रों में कंटूर लाइंस किसे दर्शाती है। स्थलाकृतिक मानचित्रों में कंटूर लाइंस किसे दर्शाती है। देखो सबसे पहली बात तो कंटूर लाइंस जो है वो ढाल को दर्शाती है। किसे दर्शाती है, ढाल को दर्शाती है। ठीक है, समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं कंटूर लाइंस कहलाती है। सिंपल सी बात है। तो ऊंचाई एवं ढाल को हम ये कह सकते हैं कि कंटूर लाइंस के द्वारा दिखाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रिमोट सेंसिंग में पैसिव सेंसर्स किस ऊर्जा पर निर्भर करता है। देखो दो तरह के सेंसर होते हैं, एक तो होता है एक्टिव सेंसर और एक होता है पैसिव सेंसर।
एक्टिव सेंसर, एक्टिव होना क्या होता है, जब आप खुद काम करते हो, ठीक है। और पैसिव का मतलब होता है आप किसी और की सहायता से काम करते हो, ठीक है। तो एक्टिव का मतलब होता है आप यहाँ पर खुद के एनर्जी का उपयोग कर रहे हो, और पैसिव का मतलब होता है आपके पास एनर्जी पहले से मौजूद है, एक्सटर्नल जो सोर्स है वो आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, और आप केवल फोटो खींचने का या सेंस करने का काम करते हो। तो पैसिव सेंसर्स कौन सी ऊर्जा पर निर्भर होते हैं, वो होते हैं सूर्य की ऊर्जा पर निर्भर होते हैं, क्योंकि सूर्य जो है वो प्रकाश डालता है और हम डायरेक्ट उसकी सेंसिंग करते हैं, ठीक है। तो सेंसर जो है वो डायरेक्ट सेंसिंग करते हैं केवल पैसिव ऊर्जा से, क्योंकि ऊर्जा जो है कहाँ से मिल रही है, सूर्य से। तो सौर ऊर्जा पर निर्भर होते हैं पैसिव सेंसर। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20, मानचित्र में नीला रंग सामान्यतः किसके लिए प्रयोग होता है। तो सिंपल सी बात है, वन जो है वो हरे रंग के द्वारा दर्शाए जाते हैं, वन जो है वो हरे रंग के द्वारा दर्शाए जाते हैं। वाटर बॉडी जो है वो नीले रंग के द्वारा दर्शाई जाती है। यहाँ पर देखिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वन जो है वो मानचित्रों में सामान्यतः हरे रंग से दर्शाए जाते हैं। और यहाँ पर देखिए जल निकाय वाटर बॉडीज जो है जैसे कि नदियाँ, झीलें, समुद्र, ये सभी किस रंग से दिखाए जाते हैं, नीले रंग से दिखाए जाते हैं। सड़कें जो ऊंचाई जो होती है, रिलीफ जो होती है, वो प्रायः भूरे या पीले रंग के विभिन्न शेड्स से दर्शाई जाती है। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपके सिलेबस में दे रखा है। भूरे या पीले रंग के विभिन्न शेड्स से क्या दिखाई जाती है, ऊंचाई दिखाई जाती है। और सड़कें जो है वो सामने लाल, काले या भूरे रंग की रेखाओं से दर्शाई जाती है। आपने मैप पर देखा होगा, लाल, काले या भूरे रंग की रेखाएं जो होती है वो सड़कों को दर्शाती है, ठीक है। नेक्स्ट है 21वां क्वेश्चन, पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान और दाब में वृद्धि का मुख्य कारण है क्या है। जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर की तरफ जाते हैं, ताप व दाब जो होता है वो बढ़ता है, ठीक है। तो इसका मुख्य कारण क्या है, ताप और दाब में वृद्धि का मुख्य कारण क्या है। पहली बात तो रेडियोधर्मी पदार्थों का विघटन होता है, सूर्य से प्राप्त ऊष्मा, सूर्य की जो ऊष्मा होती है वो अंदर नहीं जा पाती है। पृथ्वी का घूर्णन ये भी नहीं होता, वायुमंडलीय घर्षण ये भी नहीं होता। तो सबसे पहली जो बात है, रेडियोधर्मी पदार्थों का जो विघटन होता है उसकी वजह से पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान बढ़ता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रासायनिक अपक्षय की कौन सी प्रक्रिया चूना पत्थर क्षेत्रों में सर्वाधिक प्रभावी होती है। देखो रासायनिक जो प्रक्रिया होती है वो ज्यादातर चूना पत्थर क्षेत्रों में प्रभावी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर चूना पत्थर की बात की गई तो ऑक्सीकरण तो नहीं होगा बिल्कुल भी, ठीक है। लीचिंग भी नहीं होगा बिल्कुल भी। हाइड्रेशन और कार्बोनेशन दो यहाँ पर चीजें दे रखी है, इनमें से कौन सा होगा। तो हाइड्रेशन जो है वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जहाँ पर पानी ज़्यादा होगा वहाँ पर ये काम करेगा। लेकिन कार्बोनेशन जो है वो कार्बन कार्बन जहाँ पर है वहाँ पर काम करेगा। CO2 जहाँ पर है वो कहाँ पर काम करेगा, CO2 जो है वो पानी के साथ मिलकर के चूना पत्थर वाली चट्टानों में रिएक्शन करती है। तो कार्बोनेशन की जो प्रक्रिया है वो चूना पत्थर क्षेत्रों में सर्वाधिक प्रभावी होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर चूना पत्थर यानी कि लाइमस्टोन मुख्यतः कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। सबसे पहली बात, जब वर्षा का जल वायुमंडलीय यानी कि जो वायुमंडल में CO2 होती है उसको घोलकर कार्बनिक एसिड बनाता है तो उससे तो यह है क्या होता है, अम्ल। यह है अम्ल जो है वो चूना पत्थर को घोल देता है। जब वर्षा होती है तो वर्षा के साथ साथ वायुमंडल में उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो एक एसिड बनाती है। उस एसिड का नाम है कार्बोनिक एसिड। H2CO3 बनाती है। और जब ये एसिड चूना पत्थर के ऊपर आकर के गिरता है तो ये चूना पत्थर को क्या कर देता है, घोल देता है। और इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं कार्बोनेशन। परिणाम स्वरूप चूना पत्थर क्षेत्रों में गुफाएं, कास्ट टोपोग्राफी, स्टेलेक्टाइट्स और स्टेलेग्माइट्स जैसी विशेषताएं विकसित हो जाती है, ठीक है। तो कार्बोनेशन ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 23 है, हिमानी अपरदन से बनने वाली घाटी का आकार कैसा होता है। सिंपल सी बात है, नदी के द्वारा वी शेप की वैली बनती है। और किसके द्वारा, उसके द्वारा क्या बोलते हैं उसके, हिमानी के द्वारा यू शेप वैली बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर यू आकार की वैली यहाँ पर आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24 है, यहाँ पर कोरियोलिस बल का प्रभाव किस पर सर्वाधिक पड़ता है। देखो जब पृथ्वी हमारी घूमती है, हमारी पृथ्वी जब घूमती है, घूर्णन करती है, उसकी वजह से एक प्रभाव यहाँ पर पड़ता है, उसे हम कोरियोलिस प्रभाव कहते हैं। जिसकी वजह से पृथ्वी पर फ्रीली मूविंग ऑब्जेक्ट जो है वो उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं साइड घूम जाते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं तरफ घूम जाते हैं। फ्रीली ऑब्जेक्ट लाइक नदियों की जो धाराएं होती हैं वो
वायु प्रवाह, समुद्री तरंगे या वर्षा, इनमें से कौन सी पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है? देखो, नदियों की धाराओं पर भी प्रभाव पड़ता है, वायु के प्रवाह पर भी प्रभाव पड़ता है, समुद्री तरंगों पर भी प्रभाव पड़ता है। वर्षा जब होती है तो उसकी जो दिशा होती है, जैसे मान लो वर्षा इस तरीके से आ रही है, तो पृथ्वी गुणन के कारण या तो वो ऐसी हो जाएगी या फिर वो ऐसी तिरछी हो जाएगी। हवाओं के द्वारा भी होता है, लेकिन वर्षा पर भी प्रभाव पड़ता है। लेकिन यहाँ पर देखिए, सर्वाधिक जो प्रभाव पड़ता है वो किस पर पड़ता है? वो पड़ता है वायु प्रवाह पर। हमने पढ़ा है कि वायु जो है वो कोरियोलिस प्रभाव की वजह से उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं तरफ मुड़ जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं तरफ मुड़ जाती है। ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। विंड मूवमेंट पर कोरियोलिस का प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ता है। नेक्स्ट, कोपेन के अनुसार एडब्ल्यू जलवायु का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? देखो, सबसे पहली बात तो एडब्ल्यू का मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय, ए का मतलब। और डब्ल्यू का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है शीतकाल, शीतकाल शुष्क, शीतकाल शुष्क होता है। तो सिंपल सी बात है, कोपेन के अनुसार जो है वो भूमध्य रेखीय क्षेत्र जो है वो ए डब्ल्यू नहीं आएगा, यहाँ पर जो होगा वो होगा ए एफ प्रकार की जलवायु, ए एफ प्रकार की जलवायु। ठीक है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र जो है वो वहाँ पर जो होगी वो सी एस प्रकार की जलवायु होगी। शीतोष्ण घास भूमि जो होगी वो वहाँ पर सी टाइप की, हम ये यहाँ पर जलवायु कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ए डब्ल्यू पूछा है, तो ए डब्ल्यू का मतलब होता है उष्ण कटिबंधीय सवाना क्षेत्र। ये क्वेश्चन जो है वो नेट में भी पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, मानव भूगोल में मानवकरण की प्रक्रिया, मतलब ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, नेचर को मानव अपने अकॉर्डिंग ढाल लेता है, मतलब मानव जो है वो यहाँ पर प्रभावी होता है, ताकतवर होता है। इसको हम कहते हैं कि नेचर का ह्यूमनाइजेशन कर देना। ठीक है, तो मानवकरण की प्रक्रिया, नेचर का ह्यूमनाइजेशन की प्रक्रिया का मतलब होता है मानव तकनीकी के माध्यम से प्रकृति में रूपांतरण कर देता है, इसे ही हम कहते हैं ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव भूगोल में डुअलिज्म से क्या तात्पर्य है? मानव भूगोल में डुअलिज्म से क्या तात्पर्य है? मानव और प्रकृति का सामंजस्य नहीं, मानव और प्रकृति का सामंजस्य हम ये कह सकते हैं कि ये इकोलॉजी में आ जाता है। ठीक है, एनवायरनमेंट में आ जाता है। ठीक है, डुअलिज्म का मतलब होता है भौतिक और मानव भूगोल के बीच में विभाजन करना, कि भौतिक भूगोल में किस किस की स्टडी की जाएगी और मानव भूगोल में किस किस स्टडी की जाएगी। ठीक है, सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, नोमोथेटिक दृष्टिकोण का संबंध किससे है? देखो, दो अप्रोचेज हैं किसी भी विषय को पढ़ने की, या सिंपली हम बात करें तो भूगोल को पढ़ने की दो अप्रोचेज यहाँ पर है। एक तो है नोमोथेटिक अप्रोच, एक है इडियोग्राफिक अप्रोच। इडियोग्राफिक अप्रोच का मतलब होता है कि भूगोल को एक वर्णनात्मक विज्ञान, वर्णनात्मक विषय के रूप में पढ़ा जाए, मतलब भूगोल को वर्णन करके पढ़ा जाए। और नोमोथेटिक का मतलब होता है कि भूगोल को नियमों के आधार पर पढ़ा जाए, इसमें क्वांटिटेटिव अप्रोचेज अपनाई जाए, इसमें सिद्धांतों का निर्माण किया जाए, इसमें नियम बनाए जाए। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, नोमोथेटिक दृष्टिकोण का संबंध होता है कि सामान्य नियमों का निर्माण करना या नियमों की खोज करना। तो सामान्य नियमों की खोज करना क्या कहलाता है? नोमोथेटिक अप्रोच कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 29, मानव विकास सूचकांक एचडीआई का प्रतिपादन किस संस्था द्वारा किया गया है? यहाँ पर हम बात कर सकते हैं यूएनडीपी के द्वारा ये स्थापित, या संस्था द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया। किसने मानव विकास सूचकांक सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था? तो वो थे देखो, वो थे एक तो थे डॉक्टर महबूब, डॉक्टर महबूब उल हक, उल हक एक अर्थशास्त्री थे पाकिस्तान के। इनके साथ थे प्रोफेसर गलत लिख गया, इनके साथ थे भारत के ही अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन, प्रोफेसर अमर्त्य सेन। ठीक है, तो यूएनडीपी संस्था ने मानव विकास सूचकांक को स्थापित किया। ठीक है, प्रतिपादन किया हम कह सकते हैं। और प्रमुख योगदान किन किन का था?
डॉक्टर महबूब उल हक और प्रोफेसर अमर्त्य सेन। यूएनडीपी की फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 30, 30वां क्वेश्चन है, तृतीयक गतिविधियों की प्रमुख विशेषता क्या है। देखो, आर्थिक क्रियाएं जो है वो कुछ भागों में बांटी गई है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम। ठीक है, तो यहाँ पर प्राथमिक क्रियाओं की अगर मैं बात करूँ तो वो डायरेक्ट नेचर से संबंधित होती है। द्वितीयक गतिविधियाँ जो है वो प्रोसेसिंग या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होती है। तृतीयक तृतीयक जो गतिविधियाँ होती हैं वो सर्विसेज से रिलेटेड होती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि तृतीयक गतिविधियाँ जो है उनकी प्रमुख विशेषताएं हैं सेवाओं का प्रदान, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत में जनसंख्या वितरण असमान होने का प्रमुख कारण क्या है। सबसे पहली बात तो भौतिक कारण होता है, दूसरी बात सामाजिक कारण होता है, तीसरी बात आर्थिक कारण होता है। इन तीनों का जो संयुक्त प्रभाव होता है उसकी वजह से ही भारत में जनसंख्या का वितरण जो है वो असमान होता है। कैसे, कहीं पर हमें पर्वतीय क्षेत्र देखने को मिलता है, कहीं पर हमें मरुस्थलीय क्षेत्र देखने को मिलता है, कहीं पर हमें मैदानी क्षेत्र देखने को मिलता है, कहीं पर हमें पठारी क्षेत्र देखने को मिलता है। तो इन भौतिक व्यवस्थाओं के कारण हमें पूरे धरातल पर हमें अलग अलग जनसंख्या जो है वो वितरण देखने को मिलता है। इसके अलावा सामाजिक और आर्थिक कारक भी भौतिक कारकों के साथ संयुक्त रूप से अपना प्रभाव डालते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, केवल ऐतिहासिक कारण नहीं होते, केवल जलवायु नहीं होती, केवल प्रवासन नहीं होता। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 32, भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य में पाई जाती है। सिंपल सी बात है, 2011 के अकॉर्डिंग सर्वाधिक साक्षरता वाला जो राज्य है वो है केरल। ऑप्शन नंबर सी। सेक्स रेशियो भी सबसे ज्यादा यहीं का है। भारत में जनसंख्या का डेमोग्राफिक डिविडेंड किससे संबंधित है। डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है। सबसे पहली बात तो डेमोग्राफिक डिविडेंड होता क्या है। ठीक है, यानी कि निर्भर जनसंख्या का अनुपात पूरी जनसंख्या में कम हो जाना, यानी कि कार्यशील जनसंख्या ज्यादा हो जाना डेमोग्राफिक डिविडेंड की स्थिति कहलाती है। ठीक है, यानी कि कार्यशील जो आयु वर्ग है कितना, 15 से लेकर के 59, या हम कह सकते हैं 60। 60 तो वैसे वृद्ध हो जाता है, लेकिन 15 से 59 साल का जो आयु वर्ग होता है वो कार्यशील आयु वर्ग कहलाता है। और उसकी अधिकता जब हो जाती है तो उस स्थिति को हम कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड का हम उसे कह देते हैं। ठीक है, उस स्थिति को हम क्या कह देते हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कार्यशील आयु वर्ग की अधिकता। देखो, डेमोग्राफिक डिविडेंड का अर्थ है जब किसी देश की जनसंख्या संरचना में कार्यशील आयु वर्ग यानी कि 15 से 64 वर्ष, कई बुक में 15 से 64 दे रखा है, 15 से ये 59 भी दे रखा है। ठीक है, संख्या अधिक हो जाती है तो आश्रित यानी कि बच्चे और वृद्ध जो है वो अपेक्षाकृत कम हो जाते हैं। इस स्थिति में देश को आर्थिक विकास का अवसर मिलता है। हमारा जो देश है वर्तमान समय में, वो भारत, वो डेमोग्राफिक डिविडेंड की स्थिति से गुजर रहा है। इसका मतलब देश को आर्थिक विकास का, देश का जो आर्थिक विकास है उसके अवसर हमारे पास है। तो हमारे जो देश का जो यूथ है उसे काम करना चाहिए। ठीक है, लेकिन हमारा देश का जो यूथ है वो क्या कर रहा है, आप लोग सब लोगों को पता है कि हमारे देश का यूथ क्या कर रहा है। ठीक है, अधिक लोग काम करने योग्य होते हैं, उत्पादकता और बचत दोनों बढ़ती है। उत्पादकता यानी कि प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, और जो बचत होती है, सेविंग्स जो होती है वो भी बढ़ती है। शिक्षा और कौशल विकास से आर्थिक लाभ अधिक हो जाता है। भारत में वर्तमान में कार्यशील आयु वर्ग की जनसंख्या बहुत बड़ी है, इसलिए इसे डेमोग्राफिक डिविडेंड हम कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक शहरीकरण किस कारण से हुआ है। सिंपल सी बात है, सर्वाधिक जो शहरीकरण है वो औद्योगिकरण से हुआ है। उद्योगों का विकास हुआ है जिसकी वजह से शहरीकरण हुआ है। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, भारत में फिजियोलॉजिकल डेंसिटी अधिक होने का क्या अर्थ है। फिजियोलॉजिकल डेंसिटी अधिक होने का मतलब ये है कि हमारे पास जो कृषि योग्य भूमि है उस कृषि योग्य भूमि पर जनसंख्या का प्रभाव या दबाव कितना बढ़ रहा है। ठीक है, तो जनसंख्या कृषि भूमि पर अधिक जनसंख्या दबाव ही क्या कहलाता है, फिजियोलॉजिकल डेंसिटी अधिक होना कहलाता है। कृषि भूमि पर कम जनसंख्या दबाव होगा, कम फिजियोलॉजिकल डेंसिटी। अधिक फिजियोलॉजिकल डेंसिटी होगी, इसका मतलब कृषि भूमि पर ज्यादा जनसंख्या का दबाव पड़ रहा है, भूमि कम है, खाने वाले लोग ज्यादा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 35 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 36, मानचित्र में प्रयुक्त प्रतीकों की सूची को हम क्या कहते हैं।
मानचित्रों में साइड में, यहाँ पर ये मेरी फोटो के पीछे आ गया, साइड में एक इस तरह से सूची बनाई जाती है, उस सूची को हम क्या कहते हैं, तो सिंपल सी हम बात करते हैं, उन्हें हम कहते हैं लीजेंड या की, हम उन्हें कह देते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मानचित्रों में प्रयुक्त प्रतीकों की सूची को क्या कहा जाता है, लीजेंड या की कहा जाता है। चलिए, इस स्थलाकृतिक मानचित्रों में भूरे रंग का प्रयोग सामान्यतः किसके लिए होता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, वनस्पति के लिए हरे रंग का उपयोग किया जाता है, जल निकाय के लिए नीले रंग का प्रयोग किया जाता है, ऊंचाई एवं स्थल रूप के लिए किस तरह का यूज किया जाता है, पीला यूज किया जाता है और भूरा यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए, और काला और लाल जो है वो कहाँ पर, बस्तियां सड़कें मानव निर्मित संरचनाओं के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो भूरा जो है वो, यहाँ पर देखिए, भूरा जो है वो ऊंचाई स्थल रूप और कंटूर रेखाओं में उपयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, रिमोट सेंसिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन, स्पेशल का मतलब, इसका मतलब होता है स्थानिक। ठीक है, स्पेशल रिजोल्यूशन का संबंध किससे है, तो सिंपल सी बात है, स्पेशल रिजोल्यूशन का मतलब होता है किसी भी स्थान की पहचान करना, स्पष्टता उसकी पहचान करना। समय अंतराल यहाँ पर नहीं होगा, समय अंतराल जो होता है वो किस में होता है, टेम्पोरल रिजोल्यूशन में होता है, ये होता है टेम्पोरल रिजोल्यूशन में होता है। वेवलेंथ नहीं होगा, उपग्रह की गति नहीं होगी। तो वस्तुओं की पहचान की स्पष्टता को देखने के लिए हम कौन सा रिजोल्यूशन देखते हैं, स्पेशल रिजोल्यूशन काम में लेते हैं रिमोट सेंसिंग के अंदर। तो ऑप्शन नंबर बी हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल एक बार, स्पेशल रिजोल्यूशन का अर्थ है किसी उपग्रह या सेंसर द्वारा ली गई जो छवि है उसमें सबसे छोटा वस्तु या क्षेत्र जिसे स्पष्ट रूप से पहचाना जा सके, एक ऐसा क्षेत्र जिसे स्पष्ट रूप से पहचाना जा सके कि ये क्या है, क्यों है, किस जगह पर है, कितनी साइज का है। ठीक है, तो इसके लिए हमें स्पेशल रिजोल्यूशन का यूज करना पड़ता है। ठीक है, इसे सामान्यतः पिक्सल की साइज से मापा जाता है। किसकी साइज से मापा जाता है, पिक्सल की साइज से मापा जाता है कि पिक्सल की साइज बड़ी है या छोटी है। ठीक है, यदि किसी उपग्रह की स्पेशल रिजोल्यूशन 1 मीटर है तो वह कम से कम 1 मीटर आकार की वस्तु को अलग पहचान सकता है। ठीक है, और अगर, देखो सिंपल सी बात है, हाई स्पेशल रिजोल्यूशन होगा इसका मतलब अधिक स्पष्टता और छोटी छोटी चीज़ें भी हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। अगर निम्न यानी कि लो स्पेशल रिजोल्यूशन है, इसका मतलब हमें बड़े क्षेत्र पर वस्तुएं दिखाई देगी। ठीक है, छोटे क्षेत्र पर वस्तुएं नहीं दिखाई देगी। सिंपल सी बात है, आप लोगों ने यूट्यूब चलाया होगा तो वहाँ पर एक रिजोल्यूशन का ऑप्शन होता है जिसमें आप लोग करते हैं 144p, 240p, 360p, वो एक तरह से रिजोल्यूशन होता है। ठीक है, जितना ज़्यादा रिजोल्यूशन होगा चीज़ें उतनी ही अच्छी दिखाई देंगी, छोटी से छोटी चीज़ भी हमें दिखाई देगी। मतलब हाई स्पेशल रिजोल्यूशन जो है वो अधिक स्पष्ट और सूक्ष्म विवरण को भी दिखाता है। निम्न स्पेशल रिजोल्यूशन मतलब सिंपल से हम बात कहते हैं वीडियो के रूप में, तो अगर लो हम रिजोल्यूशन करके रखेंगे 144 या 240, तो हमें बहुत सी चीज़ें जो है वो स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देंगी, बड़ी जो चीज़ें होती है वही केवल हमें दिखाई देंगी। ठीक है, तो निम्न स्पेशल रिजोल्यूशन केवल बड़े क्षेत्र या वस्तुएं हमें दिखाई देगी। क्वेश्चन नंबर 39, मानचित्र पैमाने को किस रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। देखो, मानचित्र पैमाने को हम आरएफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लीनियर में हम कर सकते हैं, स्टेटमेंट में हम कर सकते हैं, लेकिन कॉन्टूर लाइंस के रूप में हम मैप जो पैमाना होता है उसे प्रदर्शित नहीं कर सकते। हमने भी पढ़ा है कि भाई मानचित्र पैमाने को व्यक्त करने की जो विधियां है वो 3 तरीके से हमें पढ़ी है। एक तो होता है स्टेटमेंट, एक होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन और तीसरा होता है ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड में ही लीनियर स्केल आ जाता है। ठीक है, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर नोट पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, हवाई छायाचित्रों में स्टीरियोस्कोपिक विजन का उपयोग किसके लिए किया जाता है। स्टीरियोस्कोपिक विजन का उपयोग किसके लिए किया जाता है, आंसर बताइए इसका। क्या रंग पहचानने के लिए स्टीरियोस्कोपिक विजन का उपयोग किया जाता है, नहीं। एसिस हाइट एंड डेप्थ का यूज किया, डेप्थ के लिए किया जाता है, या डिस्टेंस मेजर के लिए किया जाता है, या डायरेक्शन मेजरिंग के लिए किया जाता है। ठीक है, देखो सबसे पहली बात है यहाँ पर हम थोड़ा सा डिटेल देखते हैं उसके बाद में आंसर देखते हैं।
स्टीरियोस्कोपिक विजन का अर्थ होता है दो अलग अलग कोणों से ली गई हवाई छाया चित्रों को एक साथ देखने की तकनीक। इस तरफ से हमने एक फोटो ली है, इस तरफ से हमने एक फोटो ली है, इन दोनों फोटो को एक साथ अगर हमें देखना है तो इस टेक्निक को हम कहते हैं स्टीरियोस्कोपिक विजन। ठीक है। जब इन्हें विशेष उपकरण यानी कि स्टीरियोस्कोप से देखा जाता है, और इसी स्टीरियोस्कोपिक विजन के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, स्टीरियोस्कोप यूज किया जाता है, तो हमें एक 3D इमेज दिखाई देती है। इधर से लेते हैं, हम इधर से लेते हैं और दोनों को एक साथ हम करते हैं स्टीरियोस्कोपिक से देखते हैं तो हम एक 3D, हम कह सकते हैं एक दृश्य दिखाई देता है। ठीक है। और इस 3D प्रभाव से हम इस कलाकृति की ऊंचाई को पता लगा सकते हैं, गहराई का पता लगा सकते हैं और इसकी आकृति का हम पता लगा सकते हैं। और यह जो तकनीक होती है वो टोपोग्राफिक मैपिंग और फोटोग्रामेट्री में बहुत ज़्यादा उपयोग होती है। किस किस में? टोपोग्राफिक मैपिंग एंड फोटोग्रामेट्री में यूज किया जाता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हवाई छाया चित्रों में स्टीरियोस्कोपिक विजन का प्रयोग जो है वो ऊंचाई और गहराई का आकलन करने के लिए किया जाता है। क्योंकि गहराई की हम बात करें तो इसमें हाइट देखी जाती है, बेस से हाइट देखी जाती है, या तो इस बेस से ये हाइट देखी जाएगी या फिर इस बेस से ये हाइट देखी जाएगी। मतलब ऊंचाई भी देखी जाएगी और गहराई भी देखी जाएगी। तो ऊंचाई और गहराई का आकलन करने के लिए हमें स्टीरियोस्कोपिक विजन की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, जल विभाजक रेखा यानी कि वाटरशेड का निर्माण किस प्रक्रिया से संबंधित है? वाटरशेड का निर्माण सिंपल सी बात है, अपर्दन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। जितना ज्यादा अपर्दन उतना ज्यादा वाटरशेड विभाजन। ठीक है। ठीक है। जैसे ये एक जगह है, इसमें अपर्दन इतना हो गया तो वाटरशेड विभाजन, इधर का पानी इधर, इधर का पानी इधर। और ज्यादा अपर्दन हो गया तो इधर पड़ने वाला पानी तेजी से इधर उधर बट जाएगा। ठीक है। तो सिंपल सी बात है बी। कौन सी प्रक्रिया से संबंधित होता है? इरोजन की प्रक्रिया से। ऑप्शन नंबर बी हो गया। 42, महासागरीय धाराओं के प्रवाह की दिशा को सबसे अधिक कौन नियंत्रित करता है? तापमान करता है, पृथ्वी का घूर्णन करता है, समुद्री लवणता करता है या वर्षा करता है? देखो, धाराओं की प्रवाह की दिशा की अगर मैं बात करूं तो सबसे अधिक जो नियंत्रित करता है वो करता है पृथ्वी का घूर्णन। तापमान जो है वो सिंपल सी बात है कि जहां पर तापमान ज्यादा होगा वहां से कम तापमान की तरफ पानी बहेगा। ठीक है। समुद्री लवणता, जहां पर ज्यादा समुद्री लवणता है वहां पर कम समुद्री लवणता की तरफ से पानी बहता हुआ आएगा। वर्षा भी जो है वो भी कई कुछ हद तक प्रवाह की दिशा को प्रभावित करती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो है वो पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी की महासागरीय धाराओं के प्रवाह की दिशा को सबसे अधिक नियंत्रित करता है। क्योंकि पृथ्वी के घूर्णन की वजह से कोरियोलिस प्रभाव या कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से उत्तरी गोलार्ध में महासागरीय धाराओं की जो दिशा है वो दाईं साइड हो जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं साइड हो जाती है। देखिए यहाँ पर महासागरीय धाराओं की दिशा पर कई कारक प्रभाव डालते हैं। तापमान भी, लवणता भी, पवन प्रणाली भी है और पृथ्वी का घूर्णन भी। इनमें सबसे प्रमुख प्रभाव जो है वो पृथ्वी का घूर्णन होता है, जिससे कोरियोलिस प्रभाव कहते हैं। कोरियोलिस प्रभाव के कारण क्या होता है? कोरियोलिस प्रभाव के कारण उत्तरी गोलार्ध में धाराएं दाईं ओर मुड़ जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। कि यही कारण है कि महासागरीय धाराओं का वैश्विक पैटर्न, जैसे गल्फ स्ट्रीम, यूरोसियस करंट्स, उत्तरी गोलार्ध में इस तरीके से चलते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में इस तरीके से चलते हैं। ठीक है। इसलिए महासागरीय धाराओं की दिशा को सबसे अधिक नियंत्रित करने वाला कारक कौन सा है? पृथ्वी का रोटेशन। क्वेश्चन नंबर 43, एल नीनो घटना का सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है? भारतीय मानसून पर पड़ता है। सिंपल सी बात है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि एल नीनो के प्रभाव से भारतीय मानसून कमजोर होता है या मजबूत होता है? ये कमेंट करके बताइए आप लोग। तो सिंपल सी बात है, भारतीय मानसून पर। एक मिनट में इसको चार्ज लगाता हूँ मैं, लैपटॉप को, बैटरी खत्म है इसकी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
जैविक अपक्षय का मुख्य कारण क्या है? तीन तरह की वेदरिंग हमने पढ़ी थी, बायोलॉजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग एंड फिजिकल वेदरिंग या मैकेनिकल वेदरिंग हम उसे कह देते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है यहाँ पर कि बायोलॉजिकल वेदरिंग का मुख्य कारण क्या है कि पौधे की जड़ें और जीव जो होते हैं, पौधे की जड़ें और जो जीव होते हैं उसकी वजह से बायोलॉजिकल वेदरिंग होता है। ठीक है, चार्ज लगाने की वजह से थोड़ी सी स्लो हो गई है पेन, मतलब जो टाइम लेग है वो थोड़ा सा बढ़ गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45, भारत में पश्चिमी घाट का निर्माण किस प्रकार की भू संरचना से संबंधित है? पश्चिमी घाट का निर्माण पूछा गया है। क्या वलित पर्वत है? नहीं, पश्चिमी घाट एक्चुअल में कोई पर्वत नहीं है। रेजिडुअल माउंटेन, माउंटेन भी नहीं है। ज्वालामुखी पठार का किनारा है या भ्रंश पर्वत है? देखो भ्रंश पर्वत, ब्लॉक माउंटेन जो होता है वो उसे हम क्या कैसे कैसे कह देते हैं? देखो पहले मैं इसको हटा देता हूँ, सी और डी ऑप्शन यहाँ पर समझते हैं। इस तरफ, एक तरफ भ्रंश घाटी है और बीच में ऊपर उठा हुआ पार्ट है और दूसरी तरफ भी भ्रंश घाटी है। ठीक है, इस तरीके से जो पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट होता है वो ब्लॉक माउंटेन कहलाता है। जैसे कि हमारे यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक सतपुड़ा जो माउंटेन है वो ब्लॉक माउंटेन की कैटेगरी में आता है। इधर तो है तापी वैली और इधर है नर्मदा वैली। ठीक है, तापी और नर्मदा वैली के बीच में ब्लॉक माउंटेन है सतपुड़ा माउंटेन। ठीक है, तो ये ब्लॉक माउंटेन नहीं होगा पश्चिमी घाट। तो सिंपल सी बात है, ज्वालामुखी पठार का जो है वो किनारा है। 45 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, मानव भूगोल में स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या अर्थ है? मानव भूगोल में स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? स्पेशल का मतलब अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, स्थान से रिलेटेड होता है, स्थान होता है। ठीक, स्थानिक हम इसे कह देते हैं। स्थानिक वितरण की हम यहाँ पर बात करते हैं। मानव भूगोल में स्थानिक वितरण का क्या अर्थ होता है? तो सिंपल सी बात है, समय के अनुसार नहीं, वो टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। स्थान के अनुसार डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहलाता है? स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत में सबसे अधिक कृषि श्रमिक किस राज्य में पाए जाते हैं? सबसे ज्यादा कृषि श्रमिक, किसानों की बात नहीं हो रही, कृषि श्रमिक की बात हो रही है। ठीक है, चलिए बताइए, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, कौन से राज्य में सबसे ज्यादा कृषि श्रमिक पाए जाते हैं? देखो नवीनतम जो जनसंख्या के आंकड़े हैं उनके अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक कृषि श्रमिक पाए जाते हैं। तो इसका सीधा सा राइट आंसर है, फैक्चुअल है, ध्यान रखना ना, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर देखिए, नवीनतम जनगणना और श्रम ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार भारत में कृषि श्रमिकों की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में मिलती है, जिसका कारण है कि राज्य की जनसंख्या बहुत बड़ी है, कृषि पर निर्भरता अधिक है, जिस विशेषकर कौन से छोटे और सीमांत किसान। ग्रामीण क्षेत्रों में वैकल्पिक रोजगार के अवसरों की कमी है, तो लोग श्रमिक बन जाते हैं। ठीक है, कृषि श्रमिक बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर इसके बाद जो है वो है उत्तर प्रदेश के बाद देखो, सबसे पहले यूपी, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, फिर आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में कृषि श्रमिकों की संख्या अधिक है। ठीक है, सबसे ज़्यादा यूपी में, उसके बाद बिहार में, उसके बाद पश्चिम बंगाल में। तीन टॉप है जो है वो आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 48, मानचित्र पर समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं? समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को, समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा को हम क्या कह देते हैं? इसको हम कह देते हैं कॉन्टूर लाइन्स, हम इससे कह देते हैं। क्या कह देते हैं? कॉन्टूर लाइन ही में हम इन्हें कह देते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो आइसो हाइट्स क्या होती है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आइसोथर्म जो है वो समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं। आइसो हाइट समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। आइसोबार समान वायु दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा मानचित्र पर क्या कहलाती है? आइसोबार। तो आइसोथर्म हो गया समान तापमान वाले स्थानों को, आइसोहाइट हो गया समान वर्षा वाले स्थानों को, आइसोबार हो गया समान वायु दाब वालों, और कंटूर क्या हो गया? समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा। क्वेश्चन नंबर 49, रिमोट सेंसिंग में एक्टिव सेंसर्स का एग्जाम्पल कौन सा है? रिमोट सेंसिंग में एक्टिव सेंसर्स का एग्जाम्पल कौन सा है? एक्टिव सेंसर्स का मतलब होता है जो खुद से रेडिएशन डालता है, खुद से रेडिएशन डालता है और खुद काम करता है, किसी अदर
ऊर्जा के स्रोत पर निर्भर नहीं रहता है। जैसे कि पैसिव सेंसर जो होते हैं वो सूर्य की ऊर्जा पर निर्भर होते हैं, वैसे ही एक्टिव सेंसर्स जो है उनके पास खुद की रेडिएशन या ऊर्जा होती है। ठीक है, तो सिंपल सी बात होती है कि जो फोटोग्राफी कैमरा, थर्मल सेंसर, रडार, रडार जो होते हैं वो एक्टिव सेंसर्स की कैटेगरी में आते हैं। रात में भी काम करती हैं रडारें, देखते हैं ना आप लोग, ऊपर से हवाई जहाजें जाती है, रात में भी चल सकती है। क्यों? क्योंकि रडार जो है वो रात में भी कार्य करती है। सिंपल सी बात है, एक्टिव सेंसर्स वे होते हैं जो स्वयं ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं, यानी जैसे कि माइक्रोवेव और रेडियो वेव, और फिर वस्तु या सतह से परावर्तित ऊर्जा को वो मापते हैं। रडार यहाँ पर देखिए, रडार रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रडार की फुल फॉर्म ध्यान रखना, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग एक इसका क्लासिक एग्जांपल है, जो माइक्रोवेव वेव्स भेजता है और उनकी परावर्तित तरंगों से वस्तुओं की स्थिति, ऊंचाई और गति का पता लगाता है। गति भी पता लगा लेता है, ऊंचाई भी पता लगा लेता है और स्थिति भी पता लगा लेता है। जैसे जैसे कि इसका जो सबसे ज़्यादा उपयोग है वो वायुयानों के लिए उपयोग किया जाता है कि उसकी स्थिति कहाँ है, कहाँ पर वो लोकेटेड है, उसकी सरफेस से हाइट कितनी है, उसकी स्पीड कितनी है, वो सबका पता लगाता है रडार। पैसिव सेंसर्स केवल प्राकृतिक या परावर्तित ऊर्जा जैसे सूर्य का प्रकाश या तापीय विकिरण को रिकॉर्ड करते हैं। फोटोग्राफिक कैमरा पैसिव सेंसर में आता है। थर्मल सेंसर पैसिव सेंसर की कैटेगरी में आता है, जो कि पृथ्वी की सतह से उत्सर्जित तापीय विकिरण को रिकॉर्ड करता है। थर्मल सेंसर ध्यान रखना। मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर स्कैनर जो है वो पैसिव सेंसर होता है, जो कि सूर्य के प्रकाश का परावर्तन रिकॉर्ड करता है। इसलिए रिमोट सेंसिंग में एक्टिव सेंसर का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है? रडार। ध्यान रखना, फोटोग्राफिक कैमरा पैसिव सेंसर होता है, थर्मल सेंसर पैसिव सेंसर होता है। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी की जो सतह है उससे जो तापीय विकिरण निकलती है उसको रिकॉर्ड करता है। मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैन जो है वो भी पैसिव सेंसर होता है, सूर्य के प्रकाश का परावर्तन कितना हुआ वो रिकॉर्ड करता है। ठीक, राइट आंसर क्या हो गया उसमें? उसमें राइट आंसर क्या हो गया? रडार हो गया, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 50, आधे क्वेश्चनों तक हम पहुंच गए हैं, लगभग 1 घंटे की क्लास हो गई है। मानचित्र निर्माण की प्रक्रिया का अंतिम चरण कौन सा है? मानचित्र निर्माण की जो प्रक्रिया है उसके चरण आप लोगों के सिलेबस में दिए गए हैं, एनसीईआरटी की प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में दिए हुए हैं। तो मानचित्र निर्माण की प्रक्रिया का अंतिम चरण कौन सा होता है कि मानचित्र निर्माण और उसका पुनर्उत्पादन किया जा सकता है, ये उसकी अंतिम चरण है। ठीक है, देखो मानचित्र निर्माण के चरण यहाँ पर दे रखे हैं। सबसे पहले पैमाने का चयन किया जाता है, यह प्रारंभिक चरण होता है जिसमें तय किया जाता है कि वास्तविक दूरी को मानचित्र पर किस अनुपात में दिखाया जाता है। दूसरा जो चरण है वो ये है कि हमें प्रोजेक्शन कौन सा यूज करना है, मर्केटर प्रोजेक्शन यूज करना है या सिनुसाइडल करना है, या हम कह सकते हैं कि बहुत सारे हैं प्रोजेक्शन, आप लोग पढ़ते हैं प्रक्षेप। ठीक है, सिंपल सी बात है, पृथ्वी की जो गोल आकृति है उसको एक समतल सतह पर उतारने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रक्षेप कहलाती है। ठीक है, तो पृथ्वी की गोल सतह को समतल पर उतारने की विधि दूसरी है। तीसरी है सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन किया जाता है, अनावश्यक जो विवरण होता है उसको हटा दिया जाता है और केवल हमारी जो चाहने की जानकारी है उसको रखा जाता है, ये जनरलाइजेशन प्रोसेस में होता है। लास्ट है, फोर्थ है मैप कंस्ट्रक्शन एंड रिप्रोडक्शन, अंतिम चरण है जिसमें सभी तत्वों को व्यवस्थित करके मानचित्र तैयार किया जाता है और फिर उसका पुनरुत्पादन यानी कि प्रिंटिंग या डिजिटल कॉपी निकाली जाती है। क्वेश्चन नंबर 51, भूकंप की उत्पत्ति स्थल जिसे हम कहते हैं फोकस, जहां से देखो सिंपल सी बात है, जहां से भूकंप उत्पन्न होता है उस जगह को हम कहते हैं फोकस। ठीक है, तो पृथ्वी के किस भाग में स्थित होता है? सतह पर नहीं, सतह पर जो होता है वो एपिसेंटर होता है, जहां पर सबसे पहले कंपन महसूस किया जाता है। भूप्रपटी के नीचे, नाइस, सिंपल से हम बात करते हैं, भूप्रपटी के नीचे हम नहीं कह सकते, भूप्रपटी यानी कि सरफेस के नीचे की तरफ, भूप्रपटी के अंदर ही अंदर की तरफ किसी गहराई पर हमें फोकस देखने को मिलता है। ठीक है,
तो सिंपल सी बात, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में तो कतई नहीं होता, और महासागर की सतह पर, महासागरीय तल पर जरूर हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन महासागरीय सतह पर हमें नहीं देखने को मिलता। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया 51 का। क्वेश्चन नंबर 52, पृथ्वी पर अधिकतम वर्षा किस प्रकार की वर्षा से होती है? किस प्रकार की वर्षा है? पृथ्वी पर अधिकतम किस प्रकार की वर्षा होती है? ये से हटा देना। पृथ्वी पर अधिकतम किस प्रकार की वर्षा होती है, यानी कि सबसे ज्यादा कौन से टाइप की वर्षा होती है? देखो यहाँ पर एक ऑप्शन और है आप लोगों के पास, हिम वर्षा। देखो 3 टाइप की वर्षा होती है। हिम वर्षा जो है वो एक तरह से प्रेसिपिटेशन का टाइप है, टाइप्स ऑफ रेनफॉल नहीं है, टाइप्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन हम कह सकते हैं। ठीक है, हिमफॉल स्नोफॉल वो होता है, लेकिन मोटा मोटी अगर हम देखें तो वर्षा 3 प्रकार की होती है, संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवातीय वर्षा। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा होने वाली जो वर्षा है वो है संवहनीय वर्षा, कन्वेक्शनल रेनफॉल। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाए। आपको पूछा जाए संवहन वर्षा कहाँ पर होती है, तो आप सिंपल सी बात बताना कि भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र होता है वहां पर सबसे ज्यादा संवहनीय वर्षा होती है। ठीक है, मतलब वहां पर वो भूमध्य रेखीय क्षेत्र ऐसे क्षेत्र होते हैं, स्पेशली महासागरीय क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पर डेली बारिश होती है, शाम को 2 बजे बाद में डेली बादल बनना शुरू हो जाते हैं और डेली बारिश होती है। तो सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है पृथ्वी पर वो संवहनीय प्रकार की वर्षा ही होती है। आपको क्वेश्चन पूछे कि भारत में सबसे ज्यादा किस प्रकार की वर्षा होती है, तो भारत में सबसे ज्यादा जो होती है वो पर्वतीय वर्षा होती है। चलिए नेक्स्ट 53, समुद्री धाराओं के तापमान का तटीय जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है? समुद्री धाराओं के तापमान का तटीय जलवायु प्रभाव ये पड़ता है कि जिस प्रकार का तापमान समुद्र की धारा का होता है उसी प्रकार के तापमान को वो तट पर प्रभाव डालने का प्रयास करते हैं। मतलब कोई प्रभाव तो नहीं होगा भाई, सिंपल सी बात है, प्रभाव होगा। वर्षा बढ़ाती है नहीं, तापमान को कंट्रोल करती है ये। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर गर्म समुद्री धारा है तो तट की जलवायु को थोड़ा सा गर्म कर देगी, मतलब तापमान बढ़ा देगी। अगर समुद्र की धारा का तापमान ठंडा है यानी कि कम है, तो तट की जलवायु, तट का जो तापमान है वो क्या करके रखेगी, कम करके रखेगी। ठीक है, मतलब जहां पर गर्म समुद्री धारा होगी वहां की तट की जलवायु को जो होगी वो गर्म हो जाएगी, और जहां पर ठंडी समुद्री धारा होगी वहां पर तट की जलवायु थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की स्थायी पवनें मुख्यतः किस कारण उत्पन्न होती है? सिंपल सी बात है भाई, पृथ्वी पर स्थायी पवन चलती है, कौन कौन सी चलती है? एक तो चलती है व्यापारिक पवनें, व्यापारिक पवनें चलती है। इसके अलावा पछुआ पवनें चलती हैं। इसके अलावा ध्रुवीय पवनें, ध्रुवीय पूर्वी पवनें, ध्रुवीय पूर्वी पवनें चलती हैं, ठंडी पवनें जिसे हम कह देते हैं। ठीक है, ये 3 स्थायी पवनें चलती है। किस कारण चलती है? पृथ्वी के, देखो स्थल और जल के वितरण के कारण नहीं चलती है, स्थल और जल के वितरण के कारण स्थानीय पवनें चलती हैं। पृथ्वी के परिक्रमण के कारण हवाएं नहीं चलती स्थायी। स्थायी कुछ दाब पेटियां हैं हमारी पृथ्वी पर, जिसकी वजह से ये हवाएं चलती। देखो ये हमारी पृथ्वी है, स्थायी दाब पेटियां बनाता हूं मैं इस तरीके से। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, स्थायी दाब पेटियां, जैसे कि ये हाई प्रेशर बेल्ट है, ये लो प्रेशर बेल्ट है, ये हाई प्रेशर बेल्ट है, ये लो प्रेशर बेल्ट है, ये हाई प्रेशर बेल्ट है, ये लो प्रेशर बेल्ट है, ये हाई प्रेशर बेल्ट है। ठीक है, तो ये स्थायी दाब पेटियां हैं जिसकी वजह से पृथ्वी पर स्थायी पवन चलती है। कैसे? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलती है। ठीक है, ये हाई प्रेशर है तो ये लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलती हैं ऐसे, इस हाई से इस लो की तरफ चलती हैं स्थायी पवन, जिन्हें हम व्यापारिक पवनें कह देते हैं। पछुआ पवनें जो है वो इस हाई से इसकी तरफ चलती हैं। ठीक है,
और ध्रुवीय जो पवनें वो हैं जो इस हाई से इस लो की तरफ चलती है। सिंपल सी बात है, पृथ्वी पर कुछ स्थायी वायुदाब पेटियां होती है जिनकी वजह से पृथ्वी पर स्थायी पवनें चलती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, 54 हो गया क्या? 55, शैडो जोन का संबंध किस घटना से है? ज्वालामुखी से नहीं, सुनामी से नहीं, चक्रवात से नहीं। शैडो जोन जो है वो बी यानी कि भूकंप। आपने पढ़ा होगा अर्थ सीस्मिक शैडो जोन, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसमें पी वेव का शैडो जोन आप लोगों ने पढ़ा है, एस वेव का शैडो जोन आप लोगों ने पढ़ा है। पी वेव का जो शैडो जोन है वो है 105 से लेकर के 145 तक, और एस शैडो जोन जो है वो है 105 से 105। ठीक है, इस एंगल पर होता है। नेक्स्ट है, मानव भूगोल में कल्चरल लैंडस्केप की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? सिंपल सी बात है, कल्चरल लैंडस्केप कार्ल ओ सौर ने प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट है, मानव भूगोल का क्षेत्रीय दृष्टिकोण यानी कि रीजनल अप्रोच किस पर बल देता है? सिंपल सी बात है, एरियल डिफरेंशिएशन पर बल देता है। ऑप्शन नंबर बी, कि एक रीजन दूसरे रीजन से किस प्रकार भिन्न है। ठीक है, एक स्थान दूसरे स्थान से किस प्रकार भिन्न है, वो हम रीजनल अप्रोच के थ्रू ही पढ़ते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी में। रीजन क्या होता है? कुछ कारकों में समानता, एक क्षेत्र में कुछ कारकों में समानता देखने को मिलती है, तो उस समानता के आधार पर हम उसे उस रीजन के रूप में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र जिसमें बहुत सारे उद्योग हों, बहुत सारी कृषि की जाती हो। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि वर्षा क्षेत्र हम कह सकते हैं, भूकंप क्षेत्र हम कह सकते हैं, कि किसी एक कारक की समानता। ठीक है, तो रीजनल अप्रोच जो है वो स्थानिक भिन्नता पर डिफरेंस, कि एक रीजन दूसरे रीजन से किस प्रकार भिन्न है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पॉसिबिलिज्म सिद्धांत में मानव की भूमिका कैसी मानी जाती है? एक्टिव मानी जाती है, पूर्णतः नियंत्रित मानी जाती है। पूर्णतः निष्क्रिय तो बिल्कुल नहीं होगा, सक्रिय, पूर्णतः नियंत्रित, कंप्लीटली कंट्रोल्ड बाय नेचर ये भी नहीं होता, महत्वहीन तो बिल्कुल नहीं होता। मानव पॉसिबिलिज्म जो है उसमें मानव को सक्रिय और रचनात्मक माना जाता है, मतलब एक्टिव और क्रिएटिव माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मानव विकास का स्तर किससे सर्वाधिक प्रभावित होता है? केवल आय से नहीं, केवल शिक्षा से नहीं, केवल जहां पर आ जाए उसको हटा देना, क्योंकि इसमें तीन चीजें हैं। क्या? एजुकेशन, हेल्थ एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज। एक्सेस टू रिसोर्सेज, सिंपल सी बात, ये तीनों चीजें होनी चाहिए। तो आय, स्वास्थ्य एवं शिक्षा। आय से क्या होगा? वो रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है। हेल्थ से उसकी पर के हम कह सकते हैं कि उसकी जो लाइफ स्पैन है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, एजुकेशन शिक्षा होती है, ये तीनों चीजें उसमें होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तृतीयक गतिविधियों का विकास किस समाज में सर्वाधिक होता है? तृतीयक गतिविधियों का विकास किस समाज में सर्वाधिक होता है? कृषि प्रधान समाज में नहीं होता, कृषि प्रधान समाज में प्राथमिक गतिविधियों का विकास होता है। आदिम समाज में प्राथमिक गतिविधियां होती है, जनजातीय समाज में प्राथमिक गतिविधियां होती है, औद्योगिक एवं उत्तर औद्योगिक जो समाज होता है उसमें तृतीयक गतिविधियों का विकास सबसे ज्यादा होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाए। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबको पता है, उत्तर प्रदेश। भारत में जनसंख्या वृद्धि की दर में तीव्र गिरावट किस दशक के बाद देखी गई? यानी कि सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर कौन से दशक में थी, उसके बाद में गिरावट आई? चलो बताओ, क्वेश्चन ये रहा। तीव्र गिरावट, देखो 61 से 71 तक सबसे ज्यादा हमें पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को मिली। 1981 से 1981 से 91 के तक हमें गिरावट देखने को मिली, लेकिन तीव्र गिरावट जो है वो 91 2001 वाले में देखने को हमें मिली। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो गया। भारत में सबसे अधिक प्रवास आकर्षित करने वाला राज्य कौन सा है?
देखो 62 वाला जो है ना, वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना क्या क्या चीज़ें हो सकती है। मेरे अकॉर्डिंग तीव्र गिरावट जो है वो 1991 2001 वाले दशक में देखी गई है। भारत में सबसे अधिक प्रवास आकर्षित करने वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा जहाँ पर लोग जाते हैं रोजगार के लिए, महाराष्ट्र हो गया। ऑप्शन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर, भारत में उच्च जनसंख्या घनत्व का प्रमुख कारण क्या है? विस्तृत कृषि भूमि? नहीं, इंटेंसिव एग्रीकल्चरल लैंड पाए जाते हैं यहाँ पर। अनुकूल जलवायु एवं जल उपलब्धता, हाई इंडस्ट्रियलाइजेशन या माउंटेनियस रिलीफ की वजह से हाई जनसंख्या घनत्व नहीं होता है। हाई इंडस्ट्रियलाइजेशन अभी तक यहाँ पर नहीं हुआ है। सबसे मेन बात है अनुकूल जलवायु और वाटर अवेलेबिलिटी। अनुकूल जलवायु और वाटर अवेलेबिलिटी जहाँ पर है वहाँ पर भारत में उच्च जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, पूर्वी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग, यहाँ पर हमें ज़्यादा उच्च जनसंख्या घनत्व देखने को मिलता है। भारत में जनसंख्या का लिंग अनुपात कम होने का मुख्य कारण क्या है? प्रवासन, महिला लिटरेसी, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स या इंडस्ट्रियलाइजेशन? ये थोड़े से सोचने वाले क्वेश्चन है यहाँ पर। नेक्स्ट प्रैक्टिकल का है, सोचने वाला क्वेश्चन है कि भारत में जनसंख्या का लिंग अनुपात सेक्स रेशियो कम होने का मुख्य कारण क्या है? प्रवासन, प्रवासन तो होता है लेकिन इतना प्रभावी नहीं होता है। महिला साक्षरता, महिला साक्षरता यहाँ पर होती है। जितनी महिला साक्षर होगी उतना ही लिंग अनुपात जो है वो बढ़ेगा, कम नहीं होगा। ठीक है, तो सिंपल से हम बात कर सकते हैं कि महिला जो है वो अगर साक्षर नहीं होगी तो लिंग अनुपात कम होगा। ये भी होता है लेकिन इतना प्रभावी ये नहीं होता है। औद्योगिकरण तो बिल्कुल नहीं होता है। ये है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण, सी। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण की मतलब किसी समाज में, किसी संस्कृति में महिला का रोल क्या है, उसे कितनी इम्पोर्टेंस दी जा रही है, समाज में महिलाओं का स्थान क्या है, वो कारण होता है कि, एक मिनट गाइस, एक मिनट रुकना गाइस।
ये बुक मंगवाई है मैंने, बुक आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण हो गया यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66, मानचित्र पैमाने का चयन मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? मानचित्र पैमाने का चयन मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? कि आप जो मैप का स्केल है वो किस बेस पर लेंगे? तो सिंपल सी बात है कि हम मैप जो है वो किस उद्देश्य से बना रहे हैं, हमें मैप किस काम में लेना है, उसके आधार पर हमें मानचित्र पैमाने का निर्धारण करना होता है, चयन करना होता है। कुछ मैप जो होते हैं वो हमें, जैसे अपना जो प्लॉट है उसका मैप बनाना है तो हम ये लार्ज स्केल पैमाने पर बनाएंगे। अगर हमें मैप पूरे इंडिया का बनाना है या पूरे वर्ल्ड का बनाना है तो हम स्मॉल स्केल मैप का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जिस प्रकार का हमारा उद्देश्य है उसी प्रकार से हम मानचित्र के पैमाने का चयन करते हैं। ठीक है, तो मानचित्र का उद्देश्य ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मानचित्र पैमाना यह निर्धारित करता है कि वास्तविक दूरी को मानचित्र पर कितनी छोटी दूरी में दर्शाया जाएगा। सबसे पहली बात तो यह ध्यान रखनी है, पैमाने का चयन इस बात पर निर्भर करता है कि मानचित्र किस उद्देश्य के लिए बनाया जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, वो आप लोगों को ध्यान रखनी है। बड़े पैमाने का मानचित्र बड़े पैमाने का मानचित्र किस लिए बनाते हैं हम? स्थानीय स्तर पर विस्तृत जानकारी दिखाने के लिए, जैसे कि किसी गांव की, शहर की, या स्थलाकृतिक मानचित्र बनाने के लिए। छोटे पैमाने का मानचित्र किस लिए बनाते हैं? बड़े क्षेत्र को दर्शाने के लिए, जैसे कि कोई देश हो गया, महाद्वीप हो गया, विश्व हो गया, इसका सामान्य रूप से दिखाने के लिए हम, क्योंकि हमारा उद्देश्य वहां पर ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दिखाना नहीं होता है, वहां पर कम से कम जानकारी में पूरे विश्व को सीमित करना होता है। ठीक है, रंग, भाषा या कागज का आकार सहायक कारक होते हैं, लेकिन पैमाने का चयन जो है वो मुख्य रूप से मानचित्र के उद्देश्य पर ही आधारित होता है कि हमारा उद्देश्य क्या है। ठीक है, चलिए 67, स्थलाकृतिक मानचित्रों में हरे रंग का प्रयोग सामान्यतः किसके लिए होता है? स्थलाकृतिक मानचित्र में हरे रंग का प्रयोग सिंपल सी बात है वनस्पति के लिए उपयोग होता है, हमने पढ़ लिया पहले भी। मानचित्र प्रक्षेपों में विकृति अपरिहार्य क्यों है? वाई इज डिस्टॉर्शन अनअवॉइडेबल इन मैप प्रोजेक्शन? किसी भी तरह का डिस्टॉर्शन जो है वो मैप प्रोजेक्शन में अनअवॉइडेबल नहीं होता है। अनअवॉइडेबल नहीं होता मतलब आप उसे अवॉइड नहीं कर सकते। अगर मानचित्र में मैप प्रोजेक्शन में किसी भी तरीके की गलती हो जाती है, किसी भी तरह की विकृति आती है, तो आप उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ठीक है, तो मानचित्र प्रक्षेपों में विकृति अपरिहार्य क्यों होती है? गोल पृष्ठ को समतल पर दर्शाने के कारण। सिंपल सी बात हम ये कह देते हैं कि जब भी आप ग्लोब को सरफेस पर, प्लेन सरफेस पर बनाएंगे तो विकृति आएगी ही आएगी, आप उसे अवॉइड नहीं कर सकते। आप परफेक्ट मैप नहीं बना सकते कभी भी। ठीक है, क्योंकि गोल सरफेस को हमें प्लेन सरफेस पे उतारना होता है, इसके लिए आपको विकृति लानी ही पड़ेगी, तब जाकर के वो गोल सरफेस प्लेन सरफेस पर उतरेगी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है मानचित्र प्रक्षेपों में विकृति अपरिहार्य क्यों हो जाती है? क्योंकि गोल जो पृष्ठ है उसको समतल पर दर्शाया जाता है, जिसके कारण विकृतियां आ ही जाती है, इसे आप बदल नहीं सकते, अवॉइड नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हवाई छायाचित्रों में टोन से क्या अभिप्राय है? टोन, टोन क्या होता है? टोनिंग आपने देखी है? टोनिंग, टोन का मतलब क्या होता है? हवाई छायाचित्रों में टोन ना ये वस्तु की ऊंचाई से नहीं होता है, वस्तु की रंग या चमक, रंग या चमक से होता है। वस्तु का आकार नहीं होता, वस्तु की स्थिति नहीं होती, वस्तु में चमक कितनी है, मतलब वो ब्राइट कितनी है, चमक रही कितनी है, उसे टोन में दर्शाया जाता है। या वस्तु का रंग कैसा है वो टोन में देखा जाता है। ठीक है, तो हवाई छायाचित्रों में टोन का सिंपल सा मतलब है कि वस्तु का रंग और उसकी चमक किस प्रकार की है।
ऑप्शन नंबर बी। 70 नंबर, रिमोट सेंसिंग में टेम्पोरल रिजोल्यूशन का संबंध किससे? टेम्पोरल, टेम्पोरल जहां पर भी शब्द आ जाए वो इसका मतलब समझ लेना समय से संबंधित है। स्पष्टता से नहीं है, ये स्पेशल रेजोल्यूशन होता है। तरंग दैर्घ्य नहीं होता, समय अंतराल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 71, ज्वालामुखी विस्फोट का मुख्य कारण क्या है? बाह्य अपरदन नहीं, वर्षा नहीं, पृथ्वी का घूर्णन नहीं, मैग्मा का अत्यधिक प्रेशर जब ऊपर की तरफ पड़ता है उसकी वजह से, प्रेशर की वजह से विस्फोट होता है। ऑप्शन नंबर बी। देखो एक चीज मैं बता देता हूँ, जब फिशर टाइप का लावा होता है, उस फिशर टाइप के लावे में पानी एंटर कर जाता है तब ज्वालामुखी विस्फोट होता है। लेकिन एक्चुअल में जो ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं वो मैग्मा के अत्यधिक दबाव की वजह से होते हैं। पठारों को टेबल लैंड क्यों कहा जाता है? ऊंचे पर्वत होते हैं? नहीं, उनकी सतह कैसी होती है? समतल होती है। ऑप्शन नंबर बी। 73, जेट स्ट्रीम्स मुख्यतः किस मंडल में प्रवाहित होती है? जेट स्ट्रीम देखो सिंपल सी बात है, ऊपरी क्षोभ मंडल में। 11 से 13 किलोमीटर की हाइट पर जेट स्ट्रीम्स प्रवाहित होती है, तो क्षोभ मंडल में होती है। ये राइट आंसर हो जाएगा ए। ला नीना घटना का भारत पर सामान्य प्रभाव क्या होता है? मानसून कमजोर होता है या सामान्य से अधिक वर्षा होती है? देखो थोड़ी देर पहले मैंने क्वेश्चन पूछा था, अल नीनो का मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब यहाँ पर पूछ लिया ला नीना का भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर ये आप लोगों ने आंसर दे दिया ना तो इसका आंसर भी आप लोगों को मिल जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोगों को मिल गया तो, चक्रवातों की कमी ये नहीं होगा, सूखा, ये सूखा तो बिल्कुल नहीं पड़ेगा। ये दो सिचुएशन हो सकती है, या तो सामान्य से अधिक वर्षा होती है या मानसून कमजोर हो जाता है। देखिए अल नीनो मैं थोड़ा समझाता हूँ। अल नीनो क्या होता है? दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी किनारे पर, यानी कि प्रशांत महासागर के पूर्वी किनारे पर, दक्षिणी अमेरिका के साथ वाले किनारे पर जब तापमान बढ़ जाता है तो उस स्थिति को हम कहते हैं अल नीनो। एक्चुअल में यहाँ पर जो धारा चलती है वो धारा होती है ठंडी, जिसे हम पेरू की धारा कहते हैं। और जब ये पैरों की धारा नीचे की ओर सीमित होने लग जाती है और ऊपर की तरफ से गर्म पानी नीचे की तरफ आना शुरू कर देता है तो उसे हम कहते हैं एल नीनो। यानी कि सामान्य से तापमान यहाँ पर अधिक हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर लो प्रेशर बन जाता है और यहाँ की हवाएं, भारत की तरफ की हवाएं जो है वो इधर चली जाती है और यहाँ पर बरसात करवाती है भयंकर। तो यहाँ का जो मानसून होता है, इंडिया का जो मानसून होता है वो कमजोर हो जाता है। सिंपल सी बात है, अल नीनो के टाइम पर इंडिया का मानसून जो है वो कमजोर हो जाता है। और यहाँ पर पूछा क्या है? ला नीना। अल नीनो जो है वो ला नीना का जस्ट ऑपोजिट है, मतलब जब ला नीनो आएगा तो भारत में सामान्य से अधिक वर्षा होगी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। समोच्च रेखाओं के अधिक निकट होने का क्या अर्थ है? देखो समोच्च रेखाएं जो होती है, आइसो लाइंस नहीं हम उन्हें कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं कंटूर लाइंस, हम उन्हें कह देते हैं हैश, कंटूर लाइंस या हैशूर लाइन हम उन्हें कह देते हैं। सिंपल सी बात है, समोच्च रेखाएं जो होती है कंटूर होती है। जितनी ज्यादा इनके बीच में दूरी होगी इसका मतलब जो ढाल होगा वो उतना ही जेंटल होगा, यानी कि कम होगा। और अगर ये लाइनें पास पास है इसका मतलब ढाल जो है वो तीव्र ढाल है। ढाल जो है वो कैसा है? तीव्र है। सिंपल सी बात यहाँ पर पूछी गई है कि समोच्च रेखाओं के अधिक निकट होने का मतलब क्या है? तीव्र ढाल। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 76, मानव भूगोल में एरियल डिफरेंशिएशन का क्या अर्थ है? सिंपल सी बात है, स्थान के अनुसार अंतर, स्थान स्थान में अंतर क्या कहलाता है? एरियल डिफरेंशिएशन कहते हैं। एरिया के एरिया एरिया में डिफरेंशिएशन। ऑप्शन नंबर बी। भारत में सबसे अधिक साक्षर पुरुष किस राज्य में पाए जाते हैं? भाई साहब ये क्वेश्चन लेवल का है। देखो 2011 के अनुसार पुरुष साक्षरता दर केरल में लगभग 96% पुरुष, लक्षद्वीप 92, मिजोरम 91, त्रिपुरा 91, गोवा 92।
मतलब हम सिंपल सी बात कह देते हैं कि जहाँ पर ओवरऑल साक्षरता दर जहाँ पर सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है, वहाँ पर ओवरऑल साक्षरता जहाँ पर दे सुने जहाँ पर ओवरऑल साक्षरता दर हाई है, वहाँ पर पुरुष और महिला साक्षरता दर भी हाई ही देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? भारत में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान मासिन राम। कौन सा स्थान है? मासिन राम। कितनी? 1078 सेंटीमीटर पर ईयर औसत एवरेज रेनफॉल जो है। ठीक है, कहाँ पर है ये? मेघालय में पाई जाने वाली 3 जो पहाड़ियाँ हैं जिन्हें हम कहते हैं गारो, खासी और जयंतिया। इन गारो, खासी, जयंतिया में खासी पहाड़ी पर एक जगह है मासिन राम। मासिन राम में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, विश्व की सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या हो गया? ये ए लिख दिया कि मैंने, एवरेज है ये तो। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, मानचित्रों में ग्रिड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ग्रिड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? मानचित्र को सजाने के लिए? नहीं, सजाने के लिए तो बिल्कुल नहीं। रंगों के संयोजन के लिए? नहीं। पैमाने दिखाने के लिए? नहीं। स्थान निर्धारण के लिए? यस। ग्रिड का मतलब ये तो है लेटीट्यूड और ये है लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो जहाँ पर ये दोनों मिलते हैं लॉन्गिट्यूड एंड लेटीट्यूड, वहाँ पर वहाँ की लोकेशन देखी जाती है। ठीक है, तो मानचित्र पर ये ग्रिड जो बनाए जाते हैं, आड़े वाले तो होते हैं लेटीट्यूड और खड़े वाले जो होते हैं वो है लॉन्गिट्यूड। तो इन ग्रिड्स को किस लिए उपयोग किया जाता है? लोकेशन के लिए, स्थान के निर्धारण के लिए। ऑप्शन नंबर बी। कृषि घनत्व अधिक होने का मुख्य संकेत क्या है? एग्रीकल्चरल डेंसिटी का मतलब क्या होता है? क्या अधिक कृषि भूमि है? कृषि भूमि पर अधिक जनसंख्या दबाव? ये तो फिजियोलॉजिकल हो गया, ये तो टोटल पॉपुलेशन और कृषि योग्य भूमि हो गया। उन्नत कृषि तकनीक नहीं हुआ, उच्च वर्षा नहीं हुआ, अधिक कृषि भूमि, सिंपल सी बात है। अधिक कृषि भूमि का मतलब हो गया कि वहां पर किसान भी ज्यादा होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। एग्रीकल्चरल डेंसिटी की बात की जाती है, फिजियोलॉजिकल डेंसिटी की बात नहीं। ठीक है, फिजियोलॉजिकल डेंसिटी का मतलब तो ये हो गया हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन एग्रीकल्चरल लैंड। मोर एग्रीकल्चरल लैंड का मतलब होता है अधिक कृषि घनत्व। क्या ये सही है? आप लोग एक बार कमेंट करके बताना है, हो सकता है ऑप्शन में कहीं पर गड़बड़ी हो। चलिए बताना। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने का यूज किया जाता है? यहाँ पर क्या है? इंटेंसिटी। दो चीजें होती है, एक तो होता है मैग्नीट्यूड, एक तो मैग्नीट्यूड को मेजर किया जाता है, एक इंटेंसिटी को। मैग्नीट्यूड को जो मेजर किया जाता है वो किया जाता है रिक्टर स्केल पर, और मैग्नेट इंटेंसिटी को जो यूज किया जाता है वो किया जाता है मर्केली। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया मर्केली, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 82, ड्रेनेज पैटर्न का निर्धारण मुख्यतः किससे होता है? सिंपल सी बात है, रॉक स्ट्रक्चर किस तरीके का है उससे ड्रेनेज पैटर्न डिसाइड होता है। हार्ड सरफेस पर, सॉफ्ट सरफेस पर, उसी तरीके का ड्रेनेज पैटर्न बनेगा। मानव भूगोल में इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कितने वर्गों में बांटा गया है? 4 या 3? 4 इकोनॉमिक एक्टिविटीज, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी। भारत में सर्वाधिक औद्योगिक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? सर्वाधिक औद्योगिक क्षेत्र तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। चलो बताओ। सर्वाधिक औद्योगिक क्षेत्र है महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर सी। या गुजरात आएगा? नहीं, गुजरात नहीं आएगा, महाराष्ट्र आएगा, ऑप्शन नंबर सी। एक मिनट रुकना, इसका आंसर पता करते हैं।
देखो यहाँ पर देखो, जो चीज़ हम सोचते हैं उससे जस्ट उल्टा हमें देखने को मिलता है। देखो क्या आंसर है, भारत में सबसे ज्यादा औद्योगिक क्षेत्र, सर्वाधिक औद्योगिक जो क्षेत्र है, एक मिनट, भारत में सर्वाधिक औद्योगिक क्षेत्र जो है वो आपको मिलेंगे, अगर फैक्ट्रियों की संख्या के आधार पर देखा जाए तो वो तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, मुझे भी नहीं आता था। भारत में सर्वाधिक औद्योगिक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में, ठीक है। इसके बाद आता है सेकंड नंबर पे गुजरात, और थर्ड नंबर पे महाराष्ट्र। ये तीन राज्यों के नाम ध्यान रखना आपको, ठीक है। तमिलनाडु सबसे अधिक कारखानों वाला राज्य है, जहां ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग, कपड़ा और सॉफ्टवेयर उद्योग केंद्रित है। दूसरा है गुजरात, कपड़ा और हस्तशिल्प उत्पादन में अग्रणी है, साथ ही यह एक बड़ा औद्योगिक केंद्र भी है। महाराष्ट्र, मुंबई पुणे औद्योगिक क्षेत्र के कारण एक महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है, और एफडीआई आकर्षित करने में शीर्ष राज्यों में से एक है, ठीक है। सिंपल सी बात है, तीन राज्य आप लोग ध्यान रखना, सबसे पहले नंबर पर ए। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया हमारा। रिमोट सेंसिंग में फॉल्स कलर कंपोजिट का मुख्य उपयोग क्या है? फॉल्स कलर कंपोजिट का उपयोग वनस्पति विश्लेषण के लिए किया जाता है, ध्यान रखना। वनस्पति विश्लेषण के लिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कैसे? ये देखिए यहाँ पर, फॉल्स कलर कंपोजिट जिसे हम एफसीसी कहते हैं, ये एक प्रकार की टेक्निक है जिसमें उपग्रह चित्रों के विभिन्न स्पेक्ट्रल बैंड्स को कृत्रिम रंगों में संयोजित किया जाता है। पहली बात तो, उपग्रह चित्रों के विभिन्न स्पेक्ट्रल जो बैंड्स होते हैं, चित्रों में जो स्पेक्ट्रल बैंड्स होते हैं उनको कृत्रिम रंगों में संयोजित किया जाता है। इसमें इंफ्रारेड बैंड को लाल रंग में दिखाया जाता है, जिससे वनस्पति बहुत स्पष्ट और चमकीले लाल रंग में दिखाई देती है, ठीक है। इसका मुख्य उपयोग है वनस्पति की पहचान और उनके स्वास्थ्य का विश्लेषण करना, फसल क्षेत्र का निर्धारण करना, वन क्षेत्र और भूमि उपयोग का अध्ययन करना। सिंपल सी बात है, वनस्पति विश्लेषण के लिए एफसीसी का यूज किया जाता है, ठीक है। एफसीसी में अलग अलग स्पेक्ट्रल बैंड्स को कृत्रिम रंगों में दिखाया जाता है ताकि विभिन्न सतही विशेषताएं विशेष रूप से पहचानी जा सके। अब देखिए आप लोग, कौन कौन से रंगों का यूज कहाँ कहाँ पर किया जाता है। एफसीसी, वनस्पति सामान्य कलर कंपोजिट अगर हम देखें तो वनस्पति को हरे रंग से दिखाया जाता है, लेकिन एफसीसी में अगर हमें दिखाते हैं तो वो चमकीला लाल दिखा जाते हैं। क्यों? इंफ्रारेड बैंड को लाल रंग में दिखाया जाता है और वनस्पति इंफ्रारेड को बहुत ज्यादा परावर्तित करती है। सामान्य कलर कंपोजिट में, सिंपल कलर कंपोजिट एससीसी अगर हम बात करें तो वाटर बॉडीज दिखाई जाती है ब्लू में, और फॉल्स में ब्लैक में भी दिखाई जाती है, क्योंकि जल जो है वो इंफ्रारेड को अवशोषित करता है, इसलिए गहरे रंग में दिखता है। जो बिल्ट अप एरियाज होते हैं उनको हम ब्लू या सियान कलर में दिखा सकते हैं, क्योंकि शहरी सतही इंफ्रारेड को कम परावर्तित करती है। बैर सोइल या सैंडी एरियाज जो होते हैं वो लाइट ब्राउन या पिंक में दिखाई देते हैं, क्योंकि मिट्टी और रेत मध्यम परावर्तित करती है। ये एफसीसी थोड़ा ध्यान रखना। वन क्षेत्र को गहरा लाल में दिखाया जाता है, क्योंकि घनी वनस्पति होती है और वो बहुत ज्यादा इंफ्रारेड को परावर्तित करती है। क्रॉप फील्ड्स जो है वो लाल से हल्का गुलाबी में दिखाया जाता है, क्योंकि फसल की स्थिति और घनत्व के अनुसार रंग बदलता है। फसल की स्थिति कहाँ है, किस तरीके की है, पक रही है या अभी पकेगी, ठीक है, और उसकी डेंसिटी क्या है, ठीक। तो ये एफसीसी ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। पृथ्वी पर अधिकतम ऊर्जा किस रूप में प्राप्त होती है? पराबैंगनी नहीं, विजिबल लाइट्स, नाइस, इंफ्रारेड भी नहीं और गामा भी नहीं, ऑप्शन नंबर बी। सूर्य से पृथ्वी तक ऊर्जा विद्युत चुंबकीय के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के रूप में आती है। इसमें पराबैंगनी भी होती है, विजिबल भी होती है, इंफ्रारेड भी होती है। पृथ्वी तक पहुंचने वाली कुल ऊर्जा में 47% दृश्यमान प्रकाश का हिस्सा होता है, 45% अवरक्त किरणें होती है, 8% पराबैंगनी किरणें होती है। गामा किरणें सूर्य से पृथ्वी तक नहीं पहुंचती, क्योंकि वायुमंडल उन्हें रोक देता है। मानव भूगोल में साइट से क्या अभिप्राय है? देखो, साइट और सिचुएशन आप लोगों ने दो चीज पढ़ी होंगी, ठीक है। साइट का मतलब होता है कि एक ऐसी जगह, फिजिकल कंडीशन देखी जाती है जहां पर आप लोग बस्ती बनाते हो, और सिचुएशन होती है उसके आसपास किस तरीके का माहौल है, कल्चरल
माहौल, सामाजिक माहौल किस तरीके का है, किस तरीके की सड़कें हैं, किस तरीके के मंदिर बने हुए हैं, मस्जिदें बनी हुई हैं, या बिल्डिंगें किस तरीके की बनी हुई है, वो होता है सिचुएशन। ठीक है। तो साइट का मतलब होता है बस्ती का भौगोलिक स्थान, ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ सेटलमेंट, ऑप्शन नंबर ए। बस्ती के चारों ओर का क्षेत्र जो होता है वो सिचुएशन होता है। ओके। या बस्ती की भौतिक विशेषताएं नहीं होती है, बस्ती का आर्थिक क्षेत्र, बस्ती का भौगोलिक स्थान साइट कहलाता है। ओके। मानव भूगोल में साइट का अर्थ है किसी बस्ती या स्थान की स्थानिक भौतिक विशेषताएं, जिसमें शामिल होते हैं स्थलाकृति, जल स्रोत, मिट्टी गुणवत्ता, जलवायु, प्राकृतिक संसाधन। सिचुएशन से भिन्न होती है। साइट बस्ती की आंतरिक भौतिक विशेषताएं होती है, सिचुएशन बस्ती का अन्य स्थानों से संबंध और उसके चारों तरफ का, चारों ओर का क्षेत्र होता है। किसी और स्थान से उसका संबंध कैसा है वो सिचुएशन में देखा जाता है। भारत में न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? पश्चिमी घाट नहीं, थार मरुस्थल, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मानचित्र में मानचित्र में समान तापमान वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? सिंपल सी बात है, आइसोथर्म। आइसोबार समान वायुदाब वाले, आइसो हाइट समान वर्षा, आइसोथर्म समान तापमान वाले बिंदुओं को, आई कंटूर समान ऊंचाई वाले। ऑप्शन नंबर क्या हो गया इसमें राइट आंसर? सी 90। वेदरिंग और इरोजन में मुख्य अंतर क्या है? अपक्षय स्थान पर होता है, अपर्दन परिवहन सहित होता है। देखो, अपक्षय जो होता है वो इन सितु होता है, इन सितु। अपर्दन जो होता है वो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। मानव भूगोल में रीजन की अवधारणा किस पर आधारित होती है? रीजन, होमोजेनिटी। सिंपल सी बात, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि रीजन क्या होता है। रीजन एक होमोजीनस प्लेस होता है जिसमें एक ही प्रकार की विशेषताएं शामिल की जाती है, जैसे कृषि प्रदेश, औद्योगिक प्रदेश, सांस्कृतिक प्रदेश, सामाजिक प्रदेश। ठीक है, इस तरीके से होमोजेनिटी दिखाई जाती है रीजन में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। मानव भूगोल में रीजन क्षेत्र की अवधारणा उस क्षेत्रीय इकाई पर आधारित होती है जहां कुछ समान विशेषताएं पाई जाती है। ये समानताएं हो सकती है, जैसे कि भौतिक विशेषताओं में समानता हो सकती है, मानवीय विशेषताओं में समानता हो सकती है। किसी क्षेत्र को परिभाषित करने का आधार यही होता है कि उसमें एकरूपता या समानता हो। जैसे कि कृषि क्षेत्र खेती के प्रकार के आधार पर, सांस्कृतिक क्षेत्र भाषा और परंपराओं के आधार पर, आर्थिक क्षेत्र उद्योग और व्यापार के आधार पर। ठीक है। 92। 10 क्वेश्चन और बच रहे हैं, 8 क्वेश्चन। भारत में जनसंख्या की औसत आयु मीडियन एज किससे प्रभावित होती है? आंसर बताओ चलो इसका। देखिए पहले, मीडियन एज वह आयु है जिस पर आधी जनसंख्या उससे कम और आधी उससे अधिक आयु की होती है। मतलब एक बीच वाली जनसंख्या की, इससे ज्यादा जनसंख्या और इससे कम जनसंख्या। मीडियन एज, इंडिया की मीडियन एज कितनी है? 28 के आसपास है शायद। एज कॉम्पोजिशन की बात होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होती है। यह सीधे तौर पर जनसंख्या की आयु संरचना पर निर्भर करती है। यदि किसी देश में युवा जनसंख्या अधिक आती है तो मीडियन एज कम होगी। ध्यान रखना, जिस देश में जितनी ज्यादा युवा जनसंख्या होगी उसकी मीडियन एज कम होगी, और यदि वृद्ध जनसंख्या अधिक तो उसकी मीडियन एज अधिक होगी। जैसे भारत है, भारत की मीडियन एज जो है वो बहुत कम है। देखो मैं बताता हूँ आप लोगों को, 29 28 के आसपास है इंडियाज मीडियन एज। 28-29 ईयर्स। ध्यान रखना, भारत की जो मीडियन एज है वो कितनी है? 28 से 29 ईयर्स के बीच में, क्योंकि भारत में यंगर्स जवान लोग जो है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जैसे जैसे बूढ़े होते जाएंगे लोग वैसे वैसे मीडियन एज भी बढ़ती चली जाएगी। जन्म दर, यह आयु संरचना को प्रभावित करता है, मीडियन एज का सीधा संबंध नहीं है। मृत्यु दर,
आयु संरचना उसको प्रभावित करते मीडियन एज का आधार नहीं है। प्रवासन प्रवासन स्थानीय स्तर पर डाल सकते, राष्ट्रीय स्तर पर मीडियन एज का मुख्य आधार नहीं है। ओके, इंडिया की मीडियन एज ध्यान रखना, करंट मीडियन एज अप्रोक्स 28 to 29 ईयर्स, एज ऑफ रीसेंट एस्टिमेट्स। ये चाइना से जवान है, चाइना की पता है कितनी है, 37 से 39 है। यूएस की है 37 से 38। ओके, ध्यान रखना। यंगेस्ट मीडियन एज अगर हम देखें स्टेट्स में तो वो बिहार की मिलेगी 22, और ओल्डेस्ट जो मिलेगी वो केरला में देखने को, लोग ज़्यादा शिक्षित होते हैं वहाँ के। ठीक है, स्थलाकृतिक मानचित्रों में बेंचमार्क क्या दर्शाता है? सड़कें नहीं, नदी नहीं, वन क्षेत्र नहीं, एक स्थायी परमानेंट एलिवेशन पॉइंट दिखाता है जहां पर BM करके और उसकी हाइट लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर बी। समुद्री ज्वार भाटा मुख्यतः किस कारण उत्पन्न होते हैं? पृथ्वी के घूर्णन के कारण, चंद्रमा और सूर्य का सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। हालांकि घूर्णन के कारण भी होती है लेकिन मुख्यतः है। ओके, बी राइट आंसर हो जाएगा। 95, दो बार 95 आ गया क्या? ये 94 है। 95। मानव भूगोल में कनेक्टिविटी का संबंध किससे है? परिवहन एवं संचार से, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 96, भारत में सर्वाधिक लोहा अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? ओडिशा या झारखंड? बताओ। मेरे अकॉर्डिंग ओडिशा है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देख लेते हैं, क्योंकि डेटा जो है वो चेंज होता रहता है। लार्जेस्ट लार्जेस्ट आयरन और प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, ओडिशा। ओके, 97, रिमोट सेंसिंग में माइक्रोवेव का प्रमुख लाभ क्या है? बादलों को भेजने की क्षमता है भाई साहब, इसके अंदर ध्यान रखना। रिमोट सेंसिंग में माइक्रोवेव रेडिएशन जो है वो उसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा लंबी होती है, जिसकी वजह से ये बादलों को भी भेद देती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो गया। पृथ्वी की सबसे बड़ी महासागरीय धारा कौन सी है? गल्फ स्ट्रीम नहीं। पृथ्वी की सबसे बड़ी महासागरीय धारा वो है जो अंटार्कटिका के चारों तरफ चलती है, अंटार्कटिका सरकमपोलर करंट। ऑप्शन नंबर सी। मानव भूगोल में फंक्शनल रीजन का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है? देखो, कुछ होते हैं फॉर्मल रीजन, कुछ होते हैं फंक्शनल रीजन। ठीक है, फॉर्मल रीजन जो होते हैं वो समान विशेषताओं वाले रीजन होते हैं। फंक्शनल रीजन होते हैं जहां पर आवाजाही लोगों की ज्यादा होती है, जैसे कोई सिटी एरिया है, जैसे सिंपल सी बात महानगरीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, ये रहा। मानचित्र में दूरी मापने का सबसे विश्वसनीय तरीका कौन सा है? पैमाना है, ठीक है, और वो भी कौन सा? रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को ये क्लास? अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक एक बार जरूर कर दें। कमेंट नहीं करते यार आप लोग, कमेंट करना जरूर याद रखें। ठीक, ऐसी ही क्लास देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले टाइम में इसी तरह के पेपर सेट लेके आऊँगा मैं, जिसमें ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस कवर हो। ठीक है, हालांकि इसमें मैं कह सकता हूँ कि बहुत सारे टॉपिक हैं जो कवर नहीं हो पाए, लेकिन आगे से ध्यान रखा जाएगा कि पूरी सिलेबस को कंप्लीट करवाया जाएगा। ठीक है, हालांकि मैं 3 पेपर सेट 4 पेपर सेट जो है मैं बना चुका हूँ, उनके आगे वाले जो पेपर सेट होंगे वो अच्छी तरह से बनाए हुए होंगे। हालांकि ये जो पेपर सेट मैं करवाऊंगा 1 2 3 4, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।